फोन आपको एक आता है और आपको कहा जाता है, धमकी दी जाती है। लेकिन ये इतना आसान होता है क्या किसी को फंसाना? अच्छा, ये आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ब्ला 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 ब्ला। हाँ, आपका तो कुरियर आया हुआ है वापस। ये एड्रेस आप ही का है ना? हाँ जी है। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। और यदि आपको चेक करना है कि आप कितनी बार हैक हुए हैं, तो एक वेबसाइट है, दैट कन्वीनियंस कम्स विद रिस्क। पहले ये जानना जरूरी है कि आपका डेटा कई जगह से निकल सकता है। क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिनको आप बहुत क्रेडिबल मानते हो, वो ऐसी ऐसी परमिशन लेके बैठी हुई हैं और which is risky. नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। पिछले कुछ समय से या कहें कि कुछ सालों से दो शब्द बहुत चर्चा में हैं और ये है डिजिटल अरेस्ट। साइबर फ्रॉड का ये एक नया रूप है जिसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इसकी जद में आ रहे हैं और अपनी जान, अपना माल और कई बार अपना मान तक गंवा रहे हैं। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, कैसे इसमें लोगों को फंसाया जाता है और हम कैसे इससे बच सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ हैं देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार शांता जी, नमस्कार। पहला सवाल तो सर यही है कि डिजिटल अरेस्ट जो है, सब जानते हैं कि मतलब आमतौर पे मोटे मोटे तौर पे लोगों को पता होता है कि भाई फोन आपको एक आता है और आपको कहा जाता है, धमकी दी जाती है कि भाई आपका फलाना फलाना जो है सामान फंस गया है या लोग फंस गए हैं और आप जो है इतना हमें पैसा दीजिए। लेकिन ये इतना आसान होता है क्या किसी को फंसाना? देखिए, जब ये हो जाता है ना, और जब मैं बताता हूँ लोगों को, तो लोग विश्वास नहीं करते जब पूरी मोडस ऑपरेंडी समझते हैं। और अधिकतर साइबर क्राइम के केसेस में यही मैंने रिस्पॉन्स देखा कि सर ऐसे कैसे हो गया, लेकिन हो रहा है। और जो लोग विक्टिम हैं, आप देखेंगे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जजेस हैं, जजेस विक्टिम बने, लॉयर्स बने, पुलिस ऑफिसर्स बने। तो ऐसे में ये आंख बंद करके इग्नोर कर देना बहुत भारी पड़ जाएगा और इस पूरी मोडस ऑपरेंडी को समझने की ज़रूरत है। अभी मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग ले रहा था, सीनियर ऑफिसर्स, और मैंने करीब 250 लोग थे। मैंने उनसे पूछा कि आप में से किसी को डिजिटल रिस्क के बारे में पता है? तो 5-6 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ साहब पता है। क्या पता है? बोले सर उसमें वो ईमेल आईडी हैक हो जाती है और उसके बाद आपका डेटा ले लेते हैं और फिर शायद पैसा मांगते हैं। मैंने कहा ये तो नहीं होता। समझे आप? ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा अवेयर होते हैं। उनको भी नहीं पता कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, उन्होंने सिर्फ सुना है, वर्ड न्यूज़ में देखा है, पर कोई पूरा न्यूज़ ही नहीं पढ़ता। उसके बाद वो अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा। अब क्या होता है जरा देखिए, आपको एक IVR कॉल आएगा, प्री रिकॉर्डेड कॉल। तो जैसे ही एक IVR कॉल आता है ना, आप उसको प्रोफेशनली समझते हो, उसको आप ये नहीं फर्स्ट इंस्टेंस में सोचोगे कि यार ये क्रिमिनल होगा। और उसमें आवाज़ आएगी कि आपका कोई कुरियर था, गया है और वो मेरे ख्याल से वापस आ गया है और प्रॉपर कंपनी का नाम से आएगा कॉल। तो टू कनेक्ट टू अवर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव प्रेस 9 दबाइए और कॉल सेंटर में बात कर लीजिए। तो आपको क्यूरियोसिटी होती है, आप 9 दबा देते हैं। जैसे ही आप 9 दबाते हैं, कॉलर फोन उठाता है कि हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। आप कहते हो सर मेरा कोई कुरियर था, कुछ वापस आ गया। आपने कोई कुरियर भेजा नहीं है, हाँ, पर आपके दिमाग में डाल दिया गया कि आपका कोई कुरियर था और अब आप बोल रहे हो उसको। आप देख रहे हो प्रोसेस, देखिए स्टेप बाय स्टेप। उसने नहीं पूछा, बोला आपसे कि आपका कुरियर है, वो तो प्री रिकॉर्डेड कॉल पे आया था। तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि आपने खुद बोला वो सर कोई कुरियर था। अच्छा, नाम बताइए अपना। अच्छा, ये आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ब्ला 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 ब्ला। हाँ, आपका तो कुरियर आया हुआ है वापस। ये एड्रेस आप ही का है ना? हाँ जी है। हाँ, पर इसके खिलाफ तो FIR हो रखी है। क्यों? अरे उसमें MDMA, ड्रग्स और पासपोर्ट, करेंसी वगैरह मिले और उसमें तो FIR है और उसमें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, CBI भी कर रही है, मुंबई क्राइम ब्रांच भी कर रही है और ये तो मैटर हो गया और ऐसा वैसा। अरे नहीं सर वो मेरा कुरियर नहीं, तो मेरा है ही नहीं। अभी बोला आपने आप ही का कुरियर, आपका एड्रेस। अरे नहीं मेरा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा क्यों? अब बहस शुरू हो गई। अब जो कॉलर होगा बोलेगा एक काम कीजिए, आपने कुरियर नहीं भेजा ना? नहीं। तो फिर आप डर क्यों रहे? मैं आपको मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट कर देता हूँ, आप मामला सॉर्ट आउट कर लीजिए, उनको अपना स्टेटमेंट दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ये आपकी हेल्प कर रहा है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये भी क्रिमिनल है और वो भी क्रिमिनल है और सारा कैसे गेम रचा गया है। मतलब आपको पहले डराया जाता है? आपने सर आपके दिमाग में क्या डाली गई कि जो कॉल सेंटर वाला है वो क्रिमिनल गैंग का पार्टी नहीं है, या आप मान चुके हो, या आपके दिमाग में आ गया है। तभी देख रहा हूँ जो 7 दिन 8 दिन 15 दिन बंदा अरेस्ट है, उसके दिमाग में क्यों नहीं आता कि पूरी कहानी आपके खिलाफ रची गई थी। क्योंकि जिस तरीके से कहानी की जा रही है
आपको नहीं अंदाजा हो सकता, क्योंकि इसमें 10-12 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे अभी 5 मिनट के अंदर, देखिए आप। फिर आपको लगेगा यार इतने सारे लोग फेक थोड़ी ना हो सकते हैं। तो पहले तो क्रिमिनल जो ये कॉलर था यही है, इसने आप मुंबई क्राइम ब्रांच से आपको कनेक्ट किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने, हाँ जी बताइए सर, वो कोई कुरियर मेरा है, नाम बताइए, ये बताइए। किसने बोला कुरियर है? आपने बोला, क्राइम ब्रांच वाला नहीं बोल रहा है। जब आप खुद बोल रहे हो तो आपको कैसे अंदाजा होगा कि ये फ्रॉड है? पर ये चीज बड़े स्ट्रैटेजिक तरीके से आपके दिमाग में फीड इन कर दी गई कि कुरियर आपका है, जबकि आपने कोई कुरियर भेजा नहीं है। ये आप देखना, इतना बड़ा गेम है, दिस इज कॉल्ड माइंड गेम, जो बनाया जाता है साइबर से। अब वो मुंबई क्राइम ब्रांच वाला, अच्छा हाँ इसके खिलाफ एफआईआर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप एक काम कीजिए, पहले वीडियो कॉल पे आइए, स्टेटमेंट दीजिए, स्काइप इंस्टॉल कीजिए, मोबाइल चार्ज पे रखिए, आप वीडियो कॉल पे आ गए। सर वो स्टेटमेंट देना, आपको सोचने समझने का बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद उसका जो टोन होगा वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज उसके खिलाफ तो एफआईआर हो रखी है ना। तो सर आपके खिलाफ तो एफआईआर है और अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, आप फ्री कैसे घूम रहे हैं, आपको तो जेल में होना चाहिए। अब आपको पहला झटका लगता है, अरे नहीं सर अरेस्ट वारंट कैसे, मैं तो कुछ किया नहीं। नहीं यू शुड बी इन जेल, और आप कैसे घूम रहे हैं, आप कहाँ है एड्रेस बताइए, आप पुलिस बेस। अब आप थोड़ा फपलाना शुरू करोगे, नहीं सर पर मैंने कुछ किया ही नहीं है। देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डिजिटली अरेस्ट हो जाइए या फिजिकली अरेस्ट हो जाइए, पर आपको होना तो पड़ेगा कि आपके खिलाफ तीनों इंक्वायरियां चल। अच्छा, ये कहा जाता है। सो आपको 2 ऑप्शन दिए गए, हाँ। डिजिटल अरेस्ट हो जाइए या फिजिकल अरेस्ट हो जाइए। इसमें थोड़ी कम बेइज्जती है डिजिटली अरेस्ट होने में। तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? डिजिटल किसने सेलेक्ट किया? सामने तो वाले। आपने आपको कैसे अंदाजा होगा कि ये फ्रॉड हो सकता है? आप खुद सिलेक्ट कर रहे हो डिजिटल अरेस्ट, वो आप ही से करवाएगा सेलेक्ट। जैसे आप कहते हो हाँ सर एक काम कीजिए, आप डिजिटल अरेस्ट कर लीजिए, ठीक है, फिर एक काम कीजिए, आप अपना मोबाइल पे स्काइप ऑन रखेंगे, मोबाइल चार्ज रखेंगे, वीडियो कॉल कभी डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। यदि वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हुई है, आप मुझे कैमरे के सामने नहीं देखे, तो सीधे 20 साल की जेल है, एनए लग जाएगा आप, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। अब आप डरना शुरू हो गया। अब आप मोबाइल ऑन रखे हो, सीधे उस पर, आपको वॉशरूम भी जाना है तो सॉरी परमिशन चाहिए, 2 मिनट परमिशन लेके जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप बैंक में जाके पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, पर कॉल ऑन है आपका, कॉल आप ऑफ नहीं कर पा रहे हो, इतना डरे हुए हो। और ये 3 दिन से लेकर 6 दिन से लेकर 15 दिन तक हुआ लोगों के संग, और लोग 1 सेकंड को नहीं सोच पाए। और आप ये किसी को बताओगे नहीं, आपने बताया तो तुरंत जेल है आपको। आप वाइफ को भी नहीं बताते, बच्चों को नहीं बताते, पेरेंट्स को नहीं बताते, कलीग को नहीं बताते, किसी को नहीं बताते आप। और आप ना फिर कहते हैं कि ठीक है आपका अकाउंट में जो पैसे हैं पहले इस अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, इन्वेस्टिगेशन जब तक चलेगा ये पैसा आप यूज नहीं कर सकते। तो आप तुरंत सारा पैसा ट्रांसफर कर देते हो। अब आप इस पर पेनल्टी लगी आपको, तो ये 6 लाख रुपए और ट्रांसफर कीजिए, तो आप लोन लेके पैसा दे देते हो, फिर आप बैंक से जाके आरटीजीएस कर देते हो। मतलब आप सब कुछ किए जा रहे हो, पर आपको ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ फ्रॉड हो सकती है। मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि एक बार भी दिमाग में नहीं आया कि क्या मैंने कोई कुरियर भेजा था, क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है, क्या मैं किसी से मदद मांग सकता हूँ, क्या मैं किसी को बता सकता हूँ, ऐसा क्यों नहीं होता है? फिर आपने पूरी कहानी शुरू से समझिए, इसीलिए बड़ा एक्टिंग करके बता रहा था मैं आपको। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि उसने आपको फोर्स किया, आपने एक्सेप्ट किया हर जगह। बिल्कुल, यही तो स्ट्रैटेजी है। जब आपको मैं कन्विंस ही कर दूं डे 1 से ही, तो फिर खेल वही सॉल्व हो गया ना मेरा। आपको मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप डिजिटली अरेस्टेड हो, नई चीज है, अभी आई है कानून में ना, आपने खुद सेलेक्ट किया कि मुझे डिजिटली अरेस्ट कर लो। मैंने ये चीज आपसे कहलवाई, मैंने आपसे कहलवाया कि आपका कुरियर है, जबकि आपने कोई कुरियर नहीं भेजा है। बट आपने एक आयोटा ऑफ डाउट ले लिया कि हो सकता है कोई कुरियर गया हो। ये नहीं भी भेजा तो मेरे नाम से किसी ने भेज दिया, अब मैं फंस गया हूं, तो मुझे तो क्लियर होना ही है, या कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। बट आई शुड बी क्लियर हियर, तो आई शुड पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन। तो ये चीज फीड इन करती है पहले आपके दिमाग में। वो जिस तरीके से फीड इन करते हैं ना, यही तो सारा आर्ट है। क्या आप उसको एक्सेप्ट इतने हद तक कर लेते हो कि आप अपनी वाइफ से नहीं शेयर कर रहे हो, अपने बच्चों को नहीं बता रहे हो, किसी को नहीं बताता आदमी, और सीधे सास जब इस हद तक मामला बिगड़ जाता है कि अब और पैसा चाहिए, तब वो गिव अप करता है कि यार मैंने 6 करोड़ दे दिए, मैंने 7 करोड़ दे दिए, अब तो मेरे पास है ही नहीं, अब मैं कहां से दूं? और इस बीच वो लगातार कॉल पे रहता है, लगातार कॉल पे होता है, कमरे के अंदर बंद रहेगा, बंदा जाएगा तो फिर किसी को बताएगा नहीं, फोन जेब में, मतलब उसको ट्रैकिंग हो रही है उसकी, बीच बीच में उसको इन्फॉर्म करना है कि हाँ मैं आपके संग वीडियो कॉल पर लाइव हूँ, वो आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है कि आप यहाँ जाइए, लेकिन आप किसी से ये शेयर नहीं करते कि आप डिजिटली अरेस्टेड हो, या बताते नहीं। मतलब मैं एक और विक्टिम आया मेरे पास, तो उसके कलीग ने मुझे बताया, बोले सर वो ऑफिस में आता था और कॉन्फ्रेंस रूम में घुस जाता था तुरंत, और फिर नहीं बताना, अभी कुछ काम चल रहा है, और वो नहीं बता रहा, हमें लग रहा है कि स्ट्रेस्ड है, ये कुछ 3 दिन आया वो ऑफिस उस बीच में, बट उसने किसी को नहीं बताया, और उसका फोन हमेशा ऑन था, वीडियो कॉल ऑन था।
अच्छा, ये लोग होते कौन है जो जो इस तरह के हैकर्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो ये चुनते कैसे हैं कि हमारा शिकार ये हो सकता है, ये हमारा पोटेंशियल शिकार हो सकता है? तो ये पहले तो मैं इसका स्केल समझना होगा कि ये सब कुछ होना किसी हम्म, एक व्यक्ति या दो व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, हम्म, इसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। पहले आपको एक आईवीआर कॉल आई है। हम्म, आईवीआर कॉल ही क्यों आई? वो आपको हम्म, नॉर्मल नंबर से भी कॉल कर सकता था क्रिमिनल, हम्म, पर यदि नॉर्मल नंबर से कॉल करता तो आप ट्रस्ट नहीं करते, ये गेम वहां तक जाता ही नहीं। हम्म, आजकल जितने फ्रॉडस्टर्स के कॉल आते हैं सारे आईवीआर कॉल है, अलग अलग तरीके से। कुरियर के नाम पे आ जाएगा, सिम कार्ड आपका केवाईसी उसके नाम पे आ जाएगा, पासपोर्ट आपका वेरिफिकेशन होना उसके नाम पे आ जाएगा, बैंक के केवाईसी के नाम पे आ जाएगा। मतलब आपको कोई कारण बताते हुए एक आईवीआर कॉल आएगा, हम्म, क्योंकि आपके दिमाग में परसेप्शन है कि आईवीआर कॉल तो ऑफिशियली होगा। बिल्कुल। फ्रॉडस्टर्स के हम्म, पास आईवीआर का परमिशन कैसे आ गया कि वो हम्म, कॉल कर रहा है? पर कर रहा है ना, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया है। हम्म, तो पहली लर्निंग यही है कि आईवीआर कॉल हो या कुछ भी हो, ट्रस्ट वहां पे भी नहीं करना है। हाँ, जैसे कि है आप ना? कहते हैं कि पहला, ट्रस्ट हाँ, नहीं करना प्लस है। वहां भी हाँ, नहीं करना है, हाँ, क्योंकि आदमी के हाँ, दिमाग में परसेप्शन ही बना हुआ है तो वो ट्रस्ट कर लेता है। तो जो भी ये प्रोवाइड कर रहा है वो वेल ऑर्गेनाइज रैकेट है, हम्म, क्योंकि उसने आईवीआर सिस्टम ले रखा है, पैसा दे रहा है रेगुलरली, और लाखों कॉल पर डे हो रहे हैं। हम्म, लाखों कॉल आप हम्म, चेक कर लीजिए अपने आसपास, 10 में से 4 लोगों को कॉल आए होंगे, हाँ, बिल्कुल आए, मेरे घर में भी एक कॉल आया। सबको आए। तो इसका मतलब है कि इस हद तक कॉल हो रहा है। इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है, 150 हम्म, करोड़ लोगों में हम्म, यदि 10 में से 4-5 लोगों को कॉल आ चुके हैं, हम्म, तो इसका मतलब है किस लेवल पे कॉल जा रहा है। हम्म, 50-60 करोड़ कॉल जा रहे हैं हम्म। विद इन अ पीरियड, 4-5 दिन 10 दिन के अंदर गए होंगे। डेली 40-50 लाख लोगों की जो है शिकायतें भी आ रही हैं। शिकायतें आ रही हैं, तो आप हाँ। देखिए कि ये चीज बिना सिस्टम में के नहीं हो सकता है, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। सो देयर इज अ कंपनी व्हिच इज इन्वेस्टिंग हैवी मनी इन दिस, और इसका जो बिल होगा ना ये आईवीआर कॉल का, ये भी लाखों में होगा। मतलब उनको पर मंथ 25-50 लाख का बिल पे करना होता है, तब जाके कॉल जाते हैं। तो पहले तो ये रैकेट है जिसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इनके मास्टरमाइंड नॉर्मली बाहर बैठे होते हैं, दुबई में, सिंगापुर में। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि ये पैसा तुरंत बाहर मूव करता है। ये जो पैसा आप उनके अकाउंट में डालते हैं, हाँ। वो अकाउंट तो इंडियन अकाउंट होता है, पर उससे पैसा विद इन 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, या तो चाइना चला जाएगा, या सिंगापुर चला जाएगा, या दुबई चला जाएगा, या एनोनिमस हो जाएगा। एनोनिमस होने का मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी खरीद ली जाएगी, या गेमिंग करेंसी खरीद ली जाएगी, या गिफ्ट कार्ड खरीद लिए जाएंगे, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड, एप्पल कार्ड्स वगैरह। और कार्ड में जैसे ही कन्वर्ट हुआ पैसा, उसके बाद आप पता नहीं कर सकते ये किसके हाथ में है, कहाँ बेनिफिशियरी। वापसी की गुंजाइश ऑलमोस्ट खत्म है पैसे ऑलमोस्ट के। जीरो हो जाती है। इसलिए पैसा वापस मिलने की संभावना धीरे धीरे कम हो जाती है जितना आप डिले करते चले जाते हैं। तो ये बिना एक बहुत मैच्योर रैकेट के पॉसिबल नहीं है। इसमें 6 तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो आपने सवाल किया था कि डेटा कहाँ से मिलता है, डेटा मिलता कहाँ से है? तो आपका डेटा दिया जाता है क्रिमिनल्स को कि भाई ये डेटा है, ये लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट में पैसे हैं, या और कई बार इस तरह की जानकारी होती है जो आपको लगता है कि इनके पास पहुंची कैसे। तो डेटा तो कई तरीके से निकलता है। हाँ। आपसे भी निकल सकता है, सर्वर से भी निकल सकता है, आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन है उनसे भी निकलता है। हाँ। हम जो मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई साइबर क्राइम होता है और क्रिमिनल आपको कॉल करता है, वो उसका पहला अटेम्प्ट नहीं होता। ये क्रिमिनल का 3rd अटेम्प्ट होता है यूपीएससी का। जो पहला अटेम्प्ट है वो यदि हम वहीं रोक लेना उसको, तो बहुत हद तक हम वहीं बच जाएंगे। अब देखिए पहला अटेम्प्ट क्या होता है। हाँ। पहला अटेम्प्ट है आपका डेटा कलेक्ट करना। जब भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, उसने आपसे ओटीपी मांगा या गाहे बगाहे ओटीपी ले लिया, उसने कभी आपका पासवर्ड नहीं मांगा। पासवर्ड वो फोन पे मांग ही नहीं सकता। यदि वो पूछेगा कि मैडम अपना पासवर्ड बता दीजिए, और आपके हाँ हाँ लिखिए ना बैंक का पासवर्ड, ये है, अरे ये कैपिटल है स्मॉल है, ये @ है कि @ है, ये नंबर है कि अल्फा न्यूमेरिक है, आपसे 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन हो जाएगी यदि वो पासवर्ड मांगेगा तो। क्योंकि पासवर्ड ऐसे कोई दे ही नहीं सकता, वेरिएशन बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ ओटीपी मांगेगा, क्योंकि उसका एक ही 8371 एक बार में चला जाता है। तो पासवर्ड लेने का रिस्क नहीं लेता, और बिना पासवर्ड और ओटीपी दोनों यूज के पैसा नहीं निकल सकता। हाँ। उसने उस समय आपका सिर्फ ओटीपी लिया, तो पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी था। हाँ बिल्कुल। वो कैसे पहुंचा? वही तो सवाल है। तो पासवर्ड 2 ही जगह से निकल सकता है, या तो पासवर्ड आपके पास था, या पासवर्ड बैंक के पास। तो या तो आपसे निकला है या बैंक से निकला है। आपसे कैसे निकलता है? आपके फोन में एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं ऑटोफिल फीचर। हाँ बिल्कुल। फोन, आपने नोटिस किया? ब्राउज़र सब में होता है। ब्राउजर में ब्राउजर का फीचर, ब्राउजर का फीचर है। तो आप जब कोई फॉर्म भरते हैं तो नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड वगैरह सब भरते हैं। वो सारे डिटेल आपके ब्राउजर में सेव हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम आप कोई दूसरा फॉर्म भर रहे हैं किसी दूसरी वेबसाइट पर, अपने आप, और वो इन्फॉर्मेशन आपको एज ए पॉपअप आने लगती है। आप नाम के आगे लिखिए एस, तो आपका नाम आ जाएगा। यानी कि सारी चीजें आ जाती हैं। करेक्ट। बिल्कुल।
आपको एक कन्वीनियंस देने के लिए कि आपको दोबारा सारा टाइप ना करना पड़े, बट दैट कन्वीनियंस कम्स विद रिस्क। रिस्क ये है कि ये डेटा एक क्लिक पर चोरी हो सकता है यदि आपका ब्राउजर अपडेटेड नहीं है, यदि आपका ब्राउजर वल्नरेबल है, जो नॉर्मली होते रहता है, नई नई वल्नरेबिलिटीज आती रहती हैं, क्योंकि ऑटो फिल डिटेल इनक्रिप्टेड नहीं होता, क्लियर टेक्स्ट में होता है, तभी हर वेबसाइट उसको एक्सेस कर पाती है। लेकिन यदि मैंने आपको एक लिंक भेजा कि इज दिस यू इन दिस वीडियो, फेसबुक पे आ गया, आपने क्लिक किया, मैं आपका ऑटो फिल उड़ा सकता हूँ, या व्हाट्सएप पे आ गया, इज दिस योर डॉटर इन दिस वीडियो, आपने क्लिक किया, कौन सा लिंक, कौन सा वीडियो, अच्छा, इज दिस योर वाइफ इन दिस वीडियो, हस्बैंड इन दिस वीडियो, आपकी क्यूरियोसिटी के बेस पर मैं कोई एक लिंक भेज दूंगा और आमतौर पे हम क्लिक करते ही और हैं। आप क्लिक कर दोगे, जैसे ही क्लिक करोगे आपका ऑटो फिल मेरे पास, अब मेरे पास आपके पासवर्ड हैं, आपके बैंक अकाउंट डिटेल है, सब कुछ, मुझे क्या चाहिए, ओटीपी, जिसके लिए अब मैं सेकेंड अटेम्प्ट मारूंगा या दूसरी तरीका आजमाऊंगा। पर आपने देखा पहला जो गलती हो गई है, तो एक तो यहां से निकलेगा, दूसरा बैंक से भी निकल सकता है, बैंक भी हैक होते हैं और वहां से भी निकलता है। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। एक्चुअली हम सब हैक हो चुके हैं, और यदि आपको चेक करना है कि आप कितनी बार हैक हुए हैं, बिल्कुल, तो एक वेबसाइट है haveibeenfound.com, आप उस पर जाएं, HAVEIBEENPWNED.com, उस पर अपना ईमेल आईडी डाल दें, वो आपको बता देगा आपका पासवर्ड कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, या आपका डेट ऑफ बर्थ, या आपका एड्रेस, या आपके बैंक अकाउंट डिटेल, जिन जिन वेबसाइट्स, मतलब क्योंकि होता क्या है कि अलग अलग वेबसाइट्स या सर्वर से डेटा लीक होकर डार्क वेब पे चला जाता है, और ये जो वेबसाइट है haveibeenfound.com, ये उन डार्क वेब के लीक डेटाबेसेस में आपकी डिटेल ढूंढती है और आपको बता देती है कि जब डोमिनोज का डेटा लीक हुआ था तो उसमें आपकी डिटेल भी है, जब बिग बास्केट का हुआ तो उसमें आपकी डिटेल भी है, जब बैंक का हुआ तो उसमें आपकी डिटेल भी है, इंडिया मार्ट का हुआ तो आपकी डिटेल है। तो आपके उसमें बहुत सारे ऐसे डिटेल होते हैं जो क्रिमिनल को सीधे सीधे मिल जाते हैं। अब उसको सिर्फ नेक्स्ट अटेम्प्ट करना है। पहले ये जानना जरूरी है कि आपका डेटा कई जगह से निकल सकता है। आज एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं जो आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं रेज करना चाहूंगा। हमने मैंडेटरी कर दिया कि आप जब तक मोबाइल नंबर नहीं दोगे आप परचेज नहीं कर सकते। मॉल में जाइए, वो हक से मोबाइल नंबर मांगते, मोबाइल नंबर दीजिए, आपको नहीं देना तो वो ऐसे देखता है कि आप क्या अनपढ़ आदमी है। आपके पॉइंट्स बनते हैं, आपका जो सारे अरे मुझे नहीं चाहिए पॉइंट। हाँ। वो बिना मोबाइल नंबर के 99% कोशिश करेगा कि मतलब आपको हैरेस भी कर देगा कई बार कि सर मोबाइल नंबर देने में क्या प्रॉब्लम, सब जगह मोबाइल नंबर मांगते हैं, रेस्टोरेंट मोबाइल नंबर दे दीजिए, बिल्डिंग है मोबाइल नंबर दीजिए। पर ये इन सबने सिक्योरिटी की गारंटी ले रखी है। मैं उस बिल्डिंग में गया था, ये इन्फॉर्मेशन अब वो लीक हो गई थी तो वो भी मेरे खिलाफ यूज हो सकती है। मैंने परचेज किया था, यदि लीक हो गई तो वो भी मेरे खिलाफ यूज हो सकती है, और हुई है। एंट्री किसी सोसाइटी में एंटर करना हो तो आपसे मोबाइल नंबर मांगते हैं, आपकी फोटोग्राफ्स कई बार पहले तो मुझे एक ऑप्शनल प्रोविजन चाहिए। यदि मुझे नहीं देना है तो दिस इज माय राइट। यदि मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है तो क्या मैं एंट्री नहीं कर सकता किसी बिल्डिंग में, या मैं परचेज नहीं कर सकता, या मैं टैक्सी नहीं बुक कर सकता? आई शुड हैव ए राइट। वो राइट ही छीन लिया आपने कहा नहीं, पहले अपनी प्राइवेसी ओपन कर दो। और हम खुद भी सवाल नहीं उठाते ना, हमें लगता है मोबाइल नंबर ही तो देना है। एग्जैक्टली, हम भी नहीं उठाते। पहले नहीं देते थे, लेकिन पहले हम डरते थे। नहीं अभी क्या हो गया है कि जिस मेरे ख्याल से जो मांग रहा है ना वो इतना एग्रेसिव है, उसको लगता है ये तो हक है मेरा। तो आप वैसे ही सरेंडर कर देते हो। हाँ ठीक है, सिक्योरिटी में घुसने, जैसे बिल्डिंग में घुसने नहीं देगा वो। अरे भाई दूसरा ऑप्शन बताओ ना। तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है साहब। तो फिर आपको लगता है अब क्या। पहले तो ये जो मानसिकता, आपसे ज्यादा मुझे सामने वाले को भी जवाबदेह बनाना है कि जो मांग रहा है उसको पता होना चाहिए कि आपने मांगा और ये लीक हुआ तो 250 करोड़ की पेनल्टी आप पे भी लगनी चाहिए। वो तो जवाबदेही है नहीं कहीं, उसकी जवाबदेही उसको पता ही नहीं है। डीपीटीपी बिल यही कहता है, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया हमारा, इट सेज लाइक दैट। बट ये उनको पता ही नहीं है। वो तो अभी ऐसे मांग रहे हैं, अपना आधार कार्ड की फोटो दीजिए, ये भी दीजिए, सब दे दीजिए। आपने ले लिया, बट देन आर यू इंश्योरिंग इट टू बी सिक्योर? वो तो है ही नहीं ना, वहां से भी निकलता है। तो डेटा निकल तो कई जगह से जाता है। अब आप ये मान के चलिए कि आपका डेटा बाहर है, ये मत सोचिए कि मैं रोक सकता हूं या रोक सकती हूं। वो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके हाथ से बाहर चला गया। आपके फोन में 75 एप्लीकेशंस हैं जो डेटा लेती हैं ऑन एन एवरेज, और हर एक एप्लीकेशन फ्री है, कोई पैसा तो लेते नहीं है। तो वो डेटा से ही कमा रहे हैं ना, तो वो डेटा तो वहां से भी जाएगा बाहर। कई सारी ऐसी होंगी जो शायद लीगल बाउंड्रीज में आती होंगी, कई सारी नहीं आती। आप तो रैंडमली कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए जा रहे हो। अब वो जो भी डेटा ले रही, उस डेटा का मोनेटाइजेशन हो ही रहा है, और वो डेटा गलत हाथों में भी जाएगा। यदि वो जैसी वो कमर्शियलाइजेशन हो गया उसका,
तो सबसे पहले तो क्रिमिनल खरीदता है उसको, बेसिकली आपसे वो पैसे नहीं ले रहे लेकिन आपको बेच रहे हैं। आपको बेच रहे हैं। सो इफ यू आर कंज्यूमिंग एनीथिंग फ्री, लेकिन आप बिक रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है, आपका सारी चीजें बिक रही हैं, सारा डेटा बिक रहा है। इफ यू आर कंज्यूमिंग एनीथिंग फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। यदि आप कुछ फ्री में ले रहे हो तो आप अपने आप को बेच रहे हो, और आपकी जिंदगी में और रिस्क आ जाएगा, और आ गया है। अभी अचानक आपको एक कॉल आ जाए कि शांति जी, आपने वो पिज़्ज़ा खाया था कल फलानी जगह से, और ये कॉन्फ़िगरेशन था, इस एड्रेस पर डिलीवर हुआ था, उसके संग एक कोक वगैरह थी, जो भी था, तो आप उसको भरोसा कर लोगे यार ये इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ मुझे ही पता है ना, ये या डोमिनोज को पता है, या जहाँ से भी आपने पिज़्ज़ा मंगाया, ये दुनिया में थी ना पब्लिक इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद वो जो भी कहेगा आप उस पर भरोसा करोगे कि अरे आपकी तो लॉटरी लग गई, आपका तो कैशबैक है, अरे ये लिंक क्लिक कीजिए ना, आप कैशबैक क्लेम कर लीजिए, एंड यू डू इट। बट आपने कभी सोचा कि ये तो डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, ये तो लीक हो चुका है ना। डोमिनोज के पूरा डेटा लीक्ड है, आपके मोबाइल नंबर से आपके पिछले सारे रिकॉर्ड मिल जाते हैं। तो वो जो डेटा क्रिमिनल कैसे यूज करेगा, यदि आपको ये पता है तो आप अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्शियसनेस बिल्ड कर लोगे, जीरो ट्रस्ट का, कि मेरी लोकेशन दुनिया में सबको पता है, आई डोंट नीड टू बी सरप्राइज्ड। मेरी परचेज हिस्ट्री सबको पता है, तो हमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। यदि आपने सोच लिया ना तो फिर आप नहीं लूटोगे। लेकिन यही तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जितने लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहे हैं, मैक्सिमम वो लोग हैं जो थोड़े अवेयर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी एक सोसाइटी में एक सम्मान है, एक इज्जत है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे अनजान नहीं है, बेवकूफ़ लोग नहीं है। वो क्या उनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें नहीं आती जो आप बात कर रहे हैं? वो इतने ईजिली कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं? मतलब कुछ तो कोई तो चीज़, उसी का मैं आंसर दे रहा हूँ। और दूसरी बात, उन लोगों को टारगेट कैसे किया जाता है? इसका मतलब उनके पास कुछ तो ऐसा है छुपाने के लिए। नहीं, आप जब ज्यादा अवेयर हो जाते हो ना, हाँ, तो आपके अंदर ईगो आ जाता है, हाँ, और वो आपके खिलाफ यूज होता है। हमारी 5 ही कमजोरियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हाँ, जब मैं वीडियो बनाया, मैंने अभी कुछ ऐसे तरीके बताए ओटीपी चुराने के, तो लगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आपने भी एक लाइन यूज की थी, मैं यहाँ पे यूज करूंगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला, तो इसमें कहीं डर नहीं है। काम, क्रोध, लस्ट, एंगर, आपका अट्रैक्शन, अफेक्शन, मोह एंड ईगो, इसमें कहीं फियर नहीं है। हाँ, भय है ही नहीं। हाँ, क्यों? 5 चीजें तो एक और बोल देते कि भाई इसमें 6 है, भाई आपकी कमजोरियां 5 नहीं 6 हैं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसके जस्ट बाद एक और श्लोक आता, इसमें भगवान कहते हैं, जो आपने अभी डायलॉग बोला था, कि सारे भय का कारण मोह है। आपकी जिंदगी में जितने भी डर है ना, वो किसी अटैचमेंट के कारण। हाँ, बिल्कुल। यदि अटैचमेंट नहीं है तो कोई डर नहीं है। किसी भी चीज से अगर अटैचमेंट है, कुछ चला जाए, पावर, पोजीशन, पैसा, रिलेशनशिप, आप अटैच्ड हो ना उससे, यार ये चला जाएगा, इसलिए तो डर रहे हो, वरना काय का डर है। तो आपको बचपन से आज तक कभी डिटैचमेंट सिखाया ही नहीं किसी ने। हमें हमेशा हमारे एजुकेशन में अटैचमेंट सिखाया, एंड वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। आप अभी जो भी है, आपको बचपन से लेकर आज तक जो डेटा आप कंज्यूम करते गए, पेरेंट्स से, टीचर से, बुक से, यू बिकम प्रोडक्ट ऑफ दैट। मैं अपना सराउंडिंग्स में जो इन्फॉर्मेशन मिली मुझे, उससे प्रोडक्ट, मेरा जो अमित दुबे बन गया मैं। सो आई एम नॉट अमित दुबे। अमित दुबे इज प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। ये इसलिए जानना जरूरी है कि यदि आप ये रिलेशन समझ गए तो आपके संग साइबर क्राइम नहीं होगा। ये बेसिक्स है, बहुत सिंपल। मैं आपके फोन में कुछ इंस्टॉल करा दूं तो आप बच जाओगे, 10-20% तक बच पाओगे, क्योंकि क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू। क्रिमिनल आपको हैक करेगा। क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम फोन में है नहीं। फोन की प्रॉब्लम तो फिर भी फिक्स हो जाएगी, पर आप कन्विंस कैसे हो जाते हो, जो आप बार बार सवाल कर रहे हो कि ऐसा हो कैसे जाता है। क्योंकि हम भले तो 5 कमजोरियां, और दूसरा हमारा डेटा सबको पता है, जो हमने खुद ही दे रखा है, तो इससे आसान हो जाता है वो काम। और आप अनकॉन्शियसली मान नहीं पाते कि यार ये चीज किसी और को भी पता हो सकती है, सो यू गिव अप। पर ये तो पब्लिक है, मैंने अभी दिखाया कि सारे डेटा पब्लिक है। आप किसी भी, आप प्ले स्टोर में जाइए अपने फोन के, और उसमें एक एप्लीकेशन सर्च कीजिए, मान लो फेसबुक सर्च करते हैं, तो फेसबुक क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स करके, उस पर क्लिक करेंगे
तो आपको ये दिखा देगा वो प्ले स्टोर कि फेसबुक आपका क्या क्या डेटा लेता रहा है। हाँ बिल्कुल। वो वो डेटा तो परमिशन मांगता है आपसे? नहीं, मैं कुछ नहीं? और बता रहा हूँ। अच्छा ये कोई देखता ही नहीं है, ये आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। अच्छा। आप देखिए अभी, अब मैं बताऊंगा क्या क्या हाँ। डेटा लेता रहा है। हाँ। अब मैं बोलना शुरू करूंगा फिर बताना। पहला, वो आपका सारा हेल्थ एंड फिटनेस रिकॉर्ड ले लेता है कि आप कितना सोफे पे बैठते हो, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हो, कितना रन करते हो, एंड बेस्ड ऑन योर एज इट दे कैन मैप इट टू योर फिटनेस ऑल्सो कि आपकी फिटनेस क्या होगी। तो 2 साल के बाद आपके घर की घंटी बजे और एक भाई साहब आके कहें मैडम ये दवाई खा लीजिए, आपको शाम को हार्ट अटैक आ सकता है, तो खा लेना क्योंकि फेसबुक वो कर रहा है। अच्छा। इस हद तक आपका हेल्थ रिकॉर्ड्स तक जा रहा है। सेकंड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, आपने परचेज हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, पेमेंट रिकॉर्ड सब उसके पास है। उसमें लिखा है कि मैं सब लेता हूँ। तो आपने कब कैश विड्रॉल किया, कैश विड्रॉल करके आप कहाँ गए, क्या किया, लीगल इलीगल, उसको सब पता है। तीसरा, नेम, ईमेल आईडी, वो तो सब है ही। एड्रेस, एड्रेस उसमें लिखा होगा कि मैं आपका एड्रेस भी लेता हूँ। आपने जब फेसबुक पे अकाउंट बनाया था तो एड्रेस बताया था उसको? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं बताया। कभी नहीं। तो फेसबुक कैसे कह रहा है कि मुझे आपका एड्रेस पता है? लोकेशन, लोकेशन उसके आगे होगा नीचे कि मैं आपकी हर हाँ। सेकंड की लोकेशन भी लेता हूँ। उसमें हाँ। लिखा होगा हाँ। अप्रोक्सीमेट लोकेशन एंड प्रिसाइज लोकेशन, पर उसके ऊपर लिखा होगा मुझे आपका एड्रेस भी पता है। हाँ। और मुझे एग्जैक्ट एड्रेस पता होता है। हाँ, यदि आपका मुझे लोकेशन पता है तो भी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपका एड्रेस क्या है, क्योंकि एक ही बिल्डिंग है, उसमें 50 लोग रह रहे हैं, सबका एड्रेस अलग अलग है, लोकेशन एक ही है। सो इफ यू आर लिविंग एट 14th फ्लोर और 17th फ्लोर और 18th फ्लोर, फेसबुक नोज एग्जैक्टली विच फ्लोर, विच एड्रेस, विच ब्लॉक, एवरीथिंग। वो आपने बताया नहीं कभी उसको, कह रहा मैं लेता हूँ। फिर उसके आगे लिखा होगा पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ, टू whom you voted last time, कह रहे मुझे पता है। या आपका रिलीजियस बिलीफ सॉफ्ट, हार्ड, लिबरल कैसा, मुझे पता है। एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन विच मीन्स नॉट बीइंग मेल और फीमेल, योर इंटेंट टुवर्ड्स LGBTQ+ कम्युनिटी, टू दैट एक्सटेंट दे नो इट। तो वो कैसे लेते हैं उसमें लिखा है, तो आप दिखाना ग्राफिक्स को। फिर उसके आगे क्या लिखा होगा, ये तो सब है ही। फिर आपके फ़ोन के अंदर कितनी एप्लीकेशन है, आप किस एप्लीकेशन से क्या करते हैं, आपके सारे ईमेल, आपके सारे OTP पढ़ता हूँ मैं, आपकी सारी वॉइसेस सुनता हूँ फ़ोन के आसपास में लिखा होगा ऑल वॉइसेस, ऑल साउंड रिकॉर्डिंग्स। आपने कोई कॉल रिकॉर्ड की तो वो चली जाती है। फिर सारी ऑडियो नोट्स आपने जो व्हाट्सएप पे भेजते हो वो सब चले जाते हैं। आप स्क्रॉल करते जाओगे, सारे कॉन्टैक्ट, सारे हमें खुद पिक्चर्स, भी नहीं याद होगा सारे पिक्चर्स, सारे वीडियोस, सारी फाइल्स लिखा होगा, ये आप स्क्रॉल करते जाना। और उसमें भी जो बताया गया ना कि मैं इतना डेटा लेता हूं, वो भी एक्चुअल फिगर नहीं है। एक्चुअली तो 100 से ज्यादा परमिशन फोन की लेके बैठता है। यदि आपने चेक करना है कि वो मेरी कितनी परमिशन लेता है तो एक एप्लीकेशन है मूवी आर्मर करके, वो अपने फोन में इंस्टॉल करें। प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है। और उससे आपके फोन की सारी एप्लीकेशन स्कैन हो जाती हैं और वो आपको बताता है कि कौन सी एप्लीकेशन कितनी सेफ, सिक्योर है, बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरियाज कि वो परमिशन क्या लेती है, डेटा क्या लेती है, और इस डेटा का क्रिमिनल कैसे मिसयूज कर सकता है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एप्लीकेशन, इट विल एनालाइज, इट विल गिव यू रेटिंग। बट देन यू विल सी कि कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिनको आप बहुत क्रेडिबल मानते हो, वो ऐसी ऐसी परमिशन लेके बैठी हुई हैं और विच इज रिस्की। ये जानकारी आमतौर पर लोगों को है ही नहीं। हम क्या देख पाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, परमिशन मैनेजर में जाते हैं, कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्टलेस, SMS, बस ये 4-5 परमिशन देखते हैं, सोचे भाई यही लेके बैठा है। ये तो वो सुपरफिशियल परमिशन है। इसके अंदर फिर जो वो कर रहा है वो तो दूसरे लेवल का खेल है। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? मतलब नहीं, वही आपने मैंने बताया चेक मूवी कर, आर्मर इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मूवी आर्मर के थ्रू कर सकते हो आप। जहां अच्छा। देख, कुछ चीजें तो कंट्रोल आप नहीं कर सकते, वो तो आपको फिर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल ही करनी पड़ेगी। पर कुछ चीजें कर सकते हैं, और कुछ चीजें आप यदि आपको पता पड़ जाए तो कंट्रोल हो जाती है। इन द सेंस यदि आपको पता है, अवेयरनेस इज द की। यदि आपको पता है ना कि ये डेटा जा रहा है तो भी वो डेटा मिसयूज नहीं होगा आपके खिलाफ। यदि आपको नहीं पता है तो मिसयूज होगा। यदि आपको पता है कि मेरी लोकेशंस 75 एप्लीकेशंस को पता है, तो फिर आपको कोई आपकी लोकेशन बता के डरा नहीं पाएगा, कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, क्राइम नहीं कर पाएगा। तो यार सबको पता है। बट यदि आपको नहीं पता ये चीज, तो यही चीज बहुत बड़ी बन जाएगी कि मैडम कल आप वहां पे नॉट प्लेस में फलाने रेस्टोरेंट में थे और आप अरे, एंड देन यू विल स्टार्ट ट्रस्टिंग। सो मेरा जो पर्पस है बताना कि पहले आप जान लीजिए कि आपका डेटा बाहर क्या है, एंड इफ यू नो इट, 90% क्राइम वही नहीं होगा। और आप अपना डेटा किस तरीके से लोगों को बांट रहे हैं ये तो पता और होना आप चाहिए। देखिए, आप 15 साल में तो आप बांट ही दिया सबको। अब अगले 10 साल में रोक भी लूंगा तो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं होगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि डोंट डू दिस, आई नेवर यूज वर्ड डोंट, कि डोंट यूज दिस एप्लीकेशन, डोंट यूज दिस, क्योंकि हमारा दिमाग ना डोंट परसीव ही नहीं करता। हमारा दिमाग सिर्फ डूज परसीव करता है। मैं आपसे कहूं कि मैडम अगले सेकंड हाथी के बारे में मत सोचिए, डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट, दिमाग में सिर्फ वही आएगा। नहीं आ सकता ना। आप वो चीज तो आप किसी को, बच्चे को बोलते हो डोंट डू दिस, फिर आप सोचते हो कि वो फॉलो कर ले। हाँ। उसके दिमाग में डोंट
हमारे दिमाग में डोंट के लिए एरिया नहीं है, हमें सिर्फ डू समझ में आता है, और आपको वही स्टाइल आजमानी होगी, अप्लाई करनी होगी। सो लोग कहते हैं सर आप बताइए क्या ना करें। मैंने कहा आपको ये पता है ना कि ये हो रहा है, माई जॉब इज डन, माई जॉब इज डन। फिर नहीं होगा आपके संग। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं है। यदि आपको पता है कि डिस्कॉर्ड एक ऐसी एप्लीकेशन है जो एनोनिमिटी देती है, या टेलीग्राम पे एनोनिमिटी मिल सकती है, तो आपको पता है कि सामने वाले के बारे में आप पता नहीं कर पाओगे, कल के दिन उसने धमकी दे दी तो कि वो है कौन, तो फिर आप नहीं रहोगे उस ऐप पे, या आप रिस्ट्रिक्ट करोगे। पर यदि आपको पता नहीं हो, फिर सर वो टेलीग्राम पे धमकी दे रहा है, ऐसा कर देगा, भैया आप थे क्यों उस पर? यदि आपको नहीं पता तो फिर ये चीजें मिसयूज होती है। सो द पॉइंट इज, पहले तो जानना जरूरी है कि हम सब डेटा का प्रोडक्ट हैं। अब ये जो एप्लीकेशंस हैं, अभी एक एप्लीकेशन का मैं नाम लिया, आप सारी एप्लीकेशन का ऐसे प्ले स्टोर पर जाके दिखाइए कि वो क्या क्या डेटा लेती है, और आप हर एप्लीकेशन के बारे में जब देखेंगे कि यार ये सब तक डेटा लेता है। टिकटॉक का जो ओनर है दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है। क्यों? वो सैटेलाइट बनाता है, वो वैक्सीन बनाता है, करता क्या है? वो कुछ नहीं करता। जो कुछ करते हैं लोग करते हैं, और लोग ही देखते हैं। जस्ट एन एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म। फिर वो 26वां रिचेस्ट आदमी क्यों है? इतना पैसा कैसे बना रहा है वो? अब जरा देखिए टिकटॉक आपका क्या क्या डेटा लेता है। सो जब टिकटॉक बैन हुआ उस समय भारत में उसका 30% मार्केट शेयर था। नहीं होता बैन तो टॉप 5 में होता है आदमी। या वीचैट जो चाइनीज एप्लीकेशन थी, जब वो बैन की गई 2019 में, तो उसकी वैल्यूएशन थी $500 बिलियन। अच्छा, चीन में तो बाहर के ऐप्स अलाउड ही नहीं है। पूरे दुनिया में एक ही देश है जहां साइबर क्राइम नहीं होता, और वो चीन है। क्योंकि उनका डेटा है ही नहीं किसी के पास। उन्होंने बहुत पहले ये सब इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सर्च इंजन भी गूगल नहीं यूज करते, उनका अपना है। सोशल मीडिया भी फेसबुक नहीं है, उनका अपना है। वीचैट उनकी जो चैट एप्लीकेशन, सो एवरीथिंग जो हम बाहर किसी और नाम से जानते हैं, उनका अपना प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म है। और वो सबका डेटा लेते हैं। हाँ, लेकिन उनका डेटा कोई नहीं ले सकता। आप जितने ये लोन ऐप फ्रॉड हुए इंडिया में, सबके सर्वर चाइना में होस्टेड थे। लोगों ने पैसा भी लुटाया, शर्मिंदगी भी हुई, सुसाइड भी की कुछ लोगों ने, लेकिन सर्वर चाइना में है। मतलब डेटा किसको जा रहा है? लेकिन उनका आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो ये जो पॉलिसी थी, दे स्टार्टेड लॉन्ग बैक, बट आपका डेटा ही आपके खिलाफ यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं वापस उस सवाल पे, मान लीजिए डिजिटल अरेस्ट पे मैं वापस घूम के आती हूँ, किसी के साथ ऐसा मान लीजिए कोई कॉल आती है और उसे डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उस सूरत में अगर कोई अवेयर है तो उसे क्या करना चाहिए सबसे पहले? फिर तो हो गई नहीं ट्रैप। यदि अवेयर है, हाँ, तो प्रॉब्लम वही सॉल्व हो गई। आपको समझते समझते भी कई बार देर हो जाती है ना। आपने कहा कि पहले वो आपके माइंड को हैक करेगा। आपको किसी भी समय समझ में आ गया, प्रॉब्लम वही सॉल्व हो गई। भाई आपने अवेयर है तो क्या करना है? कॉल काट देना, बात खत्म हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे एक बार मेरे ही किसी जानने वाले को कॉल आया, और उस नंबर से कॉल आया, जैसे आप हैं, मेरी आपसे बात हो रही है और मेरे पास कॉल आया अमित दुबे जी के नाम से, तो मैं मान के तो चलूंगी ना कि ये मेरे पास सही कॉल आई है। अब ये डिजिटल अरेस्ट का केस नहीं है, ये अलग मामला है। मैं बताता हूँ ये क्या होता है। सो 3 ऐसी सिस्टम के अंदर कमजोरियां हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं क्रिमिनल्स। पहला, कॉल स्पूफिंग, SMS स्पूफिंग एंड ईमेल स्पूफिंग। मैं आपके नंबर से किसी को भी कॉल कर सकता हूँ, आप ही का नंबर दिखाई देगा और आपकी आवाज में बात होगी, क्योंकि क्लोन हो जाती है AI के थ्रू। अब लोग एकदम से ट्रस्ट करके वो फॉलो कर लेते हैं कि अरे मैं मुसीबत में हूँ, जरा पैसा ट्रांसफर करो, या जरा ये कर दो, या कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करा दी, कुछ ऐसा भी करा सकते हैं। पता पड़ा उसका पैसा निकल गया, बिकॉज यू इन योर वॉइस फ्रॉम योर नंबर आस्क्ड हिम टू डू समथिंग। तो इससे बचे कैसे? क्योंकि यदि मुझे अपने किसी नोन के आवाज में उसी के नंबर से कॉल आएगा तो मैं तो फॉलो करूंगा। बचने का तरीका बड़ा सिंपल है, कॉल बैक करो। अच्छा, उसको कॉल डिस्कनेक्ट करें कि बात करते हैं? अरे डिस्कनेक्ट क्या, उसके बाद कर दो कॉल बैक। कॉल बैक करना जरूरी है। क्यों? हाँ, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल कॉल ओरिजिनेट तो कर सकता है उस नंबर से। अच्छा, कॉल रिसीव नहीं कर सकता। ओके, तो आपकी जब वापस बात होगी तो वो ओरिजिनल बंदे से ही होगी, ओरिजिनल बंदे से बात होगी, बात सॉल्व हो गई। अच्छा, तुरंत आप कॉल को काट के, लोग कॉल बैक ही नहीं करते। ओके, आप तुरंत रिक्वेस्ट आई, आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए, अरे भाई एक बार लूप क्लोज कर लो ना। अब लोग जो कॉल बैक करते भी हैं तो कहते हैं साहब वो फोन बिजी आ रहा था उसका, वो तो आएगा ही, क्रिमिनल ने बिजी कर रखा है, क्योंकि क्रिमिनल नहीं चाहता कि आप कॉल बैक करके क्लैरिफाई कर लो। तो क्रिमिनल तुरंत सामने वाले को बिजी कर देता है, एंड देन आपको उसके नंबर से कॉल करके पैसे मांगता है, और वो बिजी किया रहेगा उसको। बट देन यू डोंट नीड टू टेक एक्शन। जब तक आपकी कॉल बैक पे बात ना हो जाए
जो बंदा 2 सेकंड पहले या 2 मिनट पहले आपको कॉल करके पैसे मांग सकता है, वो 2 मिनट बाद बिजी कैसे हो गया? फिर क्रिमिनल को ये भी पता होता है कि आपका बेटा फ्लाइट में बैठ रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन जगह जगह से लीक होती है कि वो तो लीक हो जाती है। पता आपकी ये चीज लोग सबसे पहले स्टेटस अपडेट कर रहे होते हैं। बहुत जगह। अब उसने जैसे कहा ये फ्लाइट में इतने बजे की फ्लाइट ले रहा है, उस समय उसकी आवाज में उसके नंबर से कॉल आएगा। अब आप क्या कॉल आएगा, मैं कस्टम में फंस गया हूँ और मेरे बैग में कुछ निकल आया और पता नहीं, और मुझे फ्लाइट बोर्ड करनी है और प्लीज हेल्प करो। अब आपको पता है कि यार ये तो मुझे ही पता था ये चीज, और उसी की आवाज में आ रहा है। एंड जब आप कॉल बैक करोगे उस नंबर पे तो वो बिजी देखेगा कि वो एक्चुअली तो बंदा फ्लाइट में है, तो वो तो अनरीचेबल। बट देन यू थिंक हो सकता है कस्टम वालों ने फोन ऑफ कर दिया हो, आपके दिमाग में कहानी बनने लगती है। ये सब होगा, बट जब तक आपकी कॉल बैक पे बात ना हो जाए, डोंट ट्रांसफर मनी। जिससे कॉल आ सकता है उससे कॉल रिसीव भी हो सकता है, सिंपल सी बात। इसी तरह ईमेल आ जाएगा आपको, आप ही के स्टाफ में किसी के ईमेल से ईमेल आ गया कि मैं इसमें अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं या अर्जेंटली नीड मनी, लोग कर देते हैं। आपने एक ऐसा केस सॉल्व भी किया था किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का। हाँ, करेक्ट। दूसरा, आपको एसएमएस आ जाए। हाँ। किसी के नंबर से एसएमएस भी आ सकता है। हाँ। सो एसएमएस स्पूफिंग, कॉल स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, हाँ, ये लोगों को पता होना जरूरी है कि पॉसिबल है। अब ईमेल स्पूफिंग यदि आपने चेक करना है तो आप उसका हेडर चेक कीजिए, लोग देखते नहीं। ईमेल एग्जैक्टली वही होगा जहां से ईमेल आया, पर उस ईमेल के आगे लिखा होगा ऑन बिहाफ ऑफ दिस सर्वर, ऑन बिहाफ ऑफ। अच्छा, वो हेडर की, जैसे आप खोलोगे ना ऊपर ईमेल हेडर, तो उसमें लिख के आ जाएगा। लेकिन लोग इतना जानते नहीं है, चेक नहीं करते, वो सिर्फ ईमेल आईडी देखते हैं और प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं। हाँ, प्रोफाइल पिक्चर भी वही है, ईमेल भी वही है, तो वही बंदा होगा। इनफैक्ट मैं आपकी ही जो जीमेल पे प्रोफाइल पिक्चर है वो यूज करूं और एक नया ईमेल बना दूं, तो भी लोग भरोसा कर लेंगे। आप समझ रहे हो, मैं आपका नाम ही बदल दिया उस ईमेल आईडी में, बट मैंने प्रोफाइल पिक्चर आपकी यूज कर ली, तो नोबडी चेक्स द ईमेल, दे जस्ट लुक एट द प्रोफाइल पिक्चर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप नहीं चेक करते, उस वजह से क्रिमिनल के फेवर। ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है। एक तरफ तो हम भरोसा नहीं करते, मान के चला कि आप भरोसा लोगों का एक दूसरे से उठ गया है, एट द सेम टाइम भरोसे का लेवल इतना ज़्यादा है कि आप मतलब किसी को भी अपने सारे डेटा शेयर कर देते हैं, किसी ने आपको मेल किया, फ़ोन किया, आप उसे भरोसा कर लेते हैं। तो ये मतलब ऐसा क्यों है? ये जो आप बोल रहे हैं, जो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये क्यों है? फ्री जो आपको चीज़ें, आप एक जर्नलिस्ट आए मेरे पास, एक टीवी चैनल के, बोलते हैं कि आप एक साथ हज़ारों लोगों को हैक कर सकते हो। मैंने कहा हाँ, बोले दिखाओ फिर। चलो मेरे साथ। तो मैं लेके गया, एक ताज होटल में इवेंट था, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट था मैंने उसका लोगो लिया और एक QR कोड प्रिंट किया, ऊपर लिखा फ्री वाईफाई, और 4 प्रिंट आउट दे दिए उनको। मैंने कहा 2 यहाँ लगाओ, 2 वहाँ लगाओ हॉल में। और उसके बाद मेरा सेशन हुआ। जैसे मैं सेशन लेके वापस आया, मैंने लैपटॉप खोला, मैंने दिखाया ऑडियंस को, मैंने कहा देखो 16 लोग मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर चुके हैं। अब क्यों इंस्टॉल कर लिया उन्होंने? फ्री वाईफाई के चक्कर में। मतलब फ्री के चक्कर में पूरा पैसा निकाल लो उनका। यदि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया तो आई कैन डू एनीथिंग, वो तो वायरस है। आपने इतना भी नहीं सोचा। तो आप सोच रहे हो, आप अनकॉन्शियस, ये तो चलो उसके अंदर था, आप चाहे बगैर एडवर्टीजमेंट स्कैन कर लेते हैं। आपको हाँ, फ्री का कुछ दिख गया कि टोकन, कैश फ्री, ये कैशबैक मिल रहा है, जो भी है, यू आर सो सॉर्ट ऑफ इग्नोरेंट ऑफर्स के लिए। हाँ, कि आप तो इंस्टॉल तो छोड़ो, आप पूरा डेटा भी दे दोगे, आप कॉन्फ़िगरेशन भी कर दोगे, आप OTP भी दे दोगे, आप यदि आपको फ्री कुछ मिल रहा है फ्री के चक्कर में। तो पहला जो मैंने देखा है, आई हैव नोटिस दिस, कि पीपल आर सो इग्नोरेंट कि आपको मैं सिर्फ फ्री का लालच देकर भी बहुत कुछ करा सकता हूँ। दूसरा, सो 2 ही है, या तो लालच होगा या डर होगा। डराने के लिए मुझे आपकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन मिलती है सोशल मीडिया से। मैं आपका पिछला 1 महीने का सोशल मीडिया एनालिसिस करूं तो मैं आपकी साइकोलॉजी, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके, कई लोग इतने एक्सप्रेसिव होते हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा, आप पॉजिटिव बोल रहे हो या नेगेटिव बोल रहे हो, दोनों का मीनिंग होता है। हाँ, जब आदमी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब वो दुखी है अंदर से। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि वो दुनिया को बता रहा है कि भैया मैं इसकी या बहुत खुश दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एनालिसिस ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने कर रखा है कि व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर नॉर्मली वी सी अबाउट अ पर्सन व्हेन व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज लाइफ। तो उसकी बेस पे क्रिमिनल को ये अंदाजा लग जाता है कि ऐसा ऐसा है। अब पहली चीज जो इजीएस्ट वो चीज कर सकता है कि मैंने आपको बोला था कि OTP चुराने के कई सारे तरीके हैं जो हम बोलते हैं ना, 12 तरीके हैं। हाँ अपने पूरा फॉलो कर रखा है 12 अभी तक। आपको अच्छा 12 से बढ़ गए हैं?
हाँ, हो सकता है 2 हफ्ते बाद वो 14 हो जाए क्योंकि 1 डेढ़ महीने पहले तो मैं 6 तरीके बोलता था, ये अच्छा। सारे 6 तरीके अभी 1 डेढ़ महीने में आए। अच्छा। इट इज इवॉल्विंग सो फास्ट। और सरप्राइजिंगली मैडम, मैं ये तरीके बच्चों से सीखे। मैं जब ऐसे स्कूल में बोलता हूँ जहाँ पर बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल, और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कुछ हैक किया, तो उसमें से 25-30 बच्चे हाथ खड़ा करते थे, हाँ साहब किया। क्या हैक किया? वाईफाई हैक किया। कैसे हैक किया? वो WPS कनेक्ट एक एप्लीकेशन उससे किया। अच्छा, और क्या हैक किया? सर जीमेल हैक कर लिया। कैसे हैक किया? अरे वो OTP ले लिया था। कैसे ले लिया था OTP? सर कॉल मर्जिंग टेक्निक से ले लिया था, कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक से ले लिया। दे टेल मी द टेक्निक्स। और ये वो बच्चे जिनके घर में लैपटॉप नहीं होगा, शायद हो सकता है उनका मोबाइल ही हो और वो भी शेयर्ड हो। सो दे आर गेटिंग सो मच एक्सपोजर दैट दे नो हाउ टू बाईपास सिस्टम्स और आइडेंटिफाई द लूप होल्स इन द सिस्टम, जो हम लोगों को नहीं दिखाई देते, उनको दिखने लगता है। तो किसी ने मेरे से पूछा अभी कि अभी सैफ अली खान के घर में कोई घुस गया था और कुछ हादसा हुआ, तो बोले ऐसे कोई भी किसी के घर में घुस सकता है क्या? मैंने कहा अभी तो साइबर एंगल इस्तेमाल नहीं हुआ है, वरना किसी के घर में आप यूं घुस सकते हो। तो बोला कैसे? हाँ, हम भी जानना चाहते हैं कैसे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी की जो लूप होल्स हैं हम सब ऑब्जर्व करते हैं। क्रिमिनल जो अपने एंगल से सिक्योरिटी को ऑब्जर्व करता है तो वो सिर्फ लूप होल आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि आपने एक छोटी सी नोटिस की होगी कि आप होटल के अंदर जा रहे तो मिरर लगाता है गाड़ी के नीचे या डिक्की खुलवाएगा। उसके दिमाग में बिठा दिया कि हम बम लेके आएंगे तो या तो डिक्की में रखेंगे या गाड़ी के नीचे लगाएंगे। बाकी और कहीं चेक नहीं करता। बाकी आप जेब में TNT लेके चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बैग में तो कोई कुछ नहीं। हाँ, बस डिक्की में नहीं होना चाहिए बम। हाँ। आप देख रहे हो तो लूप होल है ना हाँ, सिस्टम। बिल्कुल है। इसी तरीके से अब आप जैसे मैंने आप बताया कॉल स्पूफिंग, SMS स्पूफिंग और ईमेल स्पूफिंग पॉसिबल है। तो एग्जाम्पल लेते हैं शाहरुख खान का। उनके ही सेक्रेटरी से उनके सिक्योरिटी को एक कॉल आता है उन्हीं की आवाज में। अच्छा। कि एक VIP आ रहे हैं और दुबई से आएंगे। वो भी केस आपके पास आया था? नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं तो सिनेरियोज बना रहा हूँ, दिस हाइपोथेटिकल सिनेरियोज है, क्योंकि लोग फिर इमेजिन करेंगे हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। और उनकी गाड़ी आएगी, ये गाड़ी का नंबर है, उनको लॉक मतलब ड्राइंग रूम में बैठा लेना, सर आ रहे हैं। और जो गाड़ी आएगी वो आएगी बिल्कुल जगुआर या BMW। हाँ। तो हमारे दिमाग में परसेप्शन बना हुआ है कि महंगी गाड़ी है तो आदमी चोर लुटेरा नहीं होगा। बिल्कुल। ये जो परसेप्शन बने हुए यही क्रिमिनल एक्सप्लॉइट करता है। तो ऐसी महंगी गाड़ी, पहले कॉल चला गया, सिक्योरिटी को भी इन्फॉर्म्ड है, गाड़ी का नंबर भी, तो कैसे वो रोक लेगा? तो जाएगी ना गाड़ी अंदर। तो इस तरह के जो लूप होल्स हैं सिस्टम में वो एक्सप्लॉइट होते हैं। या मैं गाड़ी लेके बाहर खड़ी कर दूं किसी भी फिल्म स्टार के और उसका वाईफाई हैक कर लूं तो मुझे सब कुछ पता पड़ जाएगा कि इसके घर में कितने लोग हैं, कौन कब आता है, कौन कब जाता है, किसका रिलेशन किससे कैसा है। और यदि वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो मैं लोगों का भरोसा बना के अंदर घुस सकता हूँ। कह रहे वो फलाने अभी आने वाले हैं या निकले हैं। आप समझ रहे हो ये चीज कैसे मिसयूज होगी? यदि आपके घर की इतनी सी चीज भी मुझे पता पड़ गई तो भी आपने वो ट्रस्ट तो जो है तो ना, ट्रस्ट बिल्ड कर लोगे ना, बिल्ड कर लेंगे आप। सिक्योरिटी गार्ड से आप लेके आ रहे हो। जैसे ही साइबर एंगल घुसता है ना किसी चीज में, जिस लेवल पे टेस्टिंग नहीं होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारी बिल्डिंग्स की भी एंट्रीज हैं, आप ID दिखाइए, आपने ले लिया ID, अब जो एक्चुअली क्रिमिनल होगा वो अपना ID लेके आएगा क्या? तो आपने लिख लिया, हाँ मैंने ID लिख लिया इसका और मोबाइल नंबर लिख लिया तो हो गया। अरे मोबाइल नंबर पर कौन सा तुमने OTP वेरीफाई किया था? सो ऑल दीज आर आई वॉश, इनसे सिक्योरिटी होने वाली नहीं है। तो सिक्योरिटी को यदि आप चाहते हो कि वाकई सिक्योरिटी हो, देन यू हैव टू अडॉप्ट फ्यू मोर स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस, जो हमारे यहाँ पर अभी मिसिंग तो बहुत कुछ है सर। जैसे सिंपल सा प्रोसेस एक यही होना चाहिए कि यदि आपको सिक्योरिटी वाले को कॉल आ जाए, हाँ, शाहरुख खान के नंबर से आ जाए या उनकी सिक्योरिटी के नंबर से, तो कॉल बैक तो कर ले एक बार कि सर ये आप ही ने बोला था। हाँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती है। नहीं, ये प्रोसेस बनाइए ना, हिम्मत की बात नहीं है। यू हैव टू मेक प्रोसेस कि कभी भी ऐसी रिक्वेस्ट आए तो आप कॉल बैक पे वेरीफाई कीजिए। यदि आपने प्रोसेस ही बना दिया तो बात सॉल्व हो गई ना। पर आपने प्रोसेस बनाया ही नहीं है तो एक्सप्लॉइट होगा। अच्छा, यहाँ पे प्रोसेस तो आप बात कर रहे हैं, एक चीज़ और जो आप बोल रहे हैं, जिम्मेदारी जवाबदेही तय करने वाली बात। जिन लोगों का पैसा निकल गया, उनके अकाउंट से निकल के उन्होंने किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, आपने कहा कि बैंकों की भी जिम्मेदारी होती है, जो अक्सर बैंक बच जाते हैं और सारा जो ओनस होता है वो विक्टिम पे आ जाता है कि आपने किया ना पैसा ट्रांसफ़र।
आपकी जिम्मेदारी मैंने है। काफी आरबीआई ने हालांकि कुछ गाइडलाइंस जारी की है इस बारे में कि शायद 3 दिन के अंदर अगर आप करते हैं तो आपके पूरे पैसे मिल जाएंगे, कुछ इतने दिन के अंदर करते हैं तो आपको इतना % मिलेगा। ये क्या है, क्या वाकई ऐसा हो पाता है या संभव है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पैसा वापस आता है, 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले हम कहते हैं यदि पैसा निकला तो तुरंत 1930 पर कॉल कीजिए, जो गृह मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है। उसको ये पावर है कि वो किसी भी बैंक अकाउंट को 48 आवर्स के लिए ब्लॉक कर सकता है। यदि आपने उसको बता दिया कि इस अकाउंट में पैसे गए हैं, इसको आप फ्रीज कर दीजिए, वो हो जाएगा 48 घंटे के अंदर। आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है, तुरंत इन्फॉर्म करना है। यदि वो अकाउंट फ्रीज हो गया और उसमें पैसा आपका पड़ा हुआ है, तो फिर वो पैसा कहीं नहीं जाने वाला, आपका पैसा वापस आएगा। वो कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे आपने उस पर डिस्प्यूट रेज कर दिया, अब वो किसी भी तरीके से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। ना, लेकिन एक चीज बताइएगा, अभी आपने मुझे बोला कि जो क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि कुछ 1 घंटे या कुछ बहुत कम देर में वो पैसा जो है आपके देश से बाहर चला जाता है, तो उस सूरत में क्या करें? तभी तो कह रहा हूँ कि जो अर्ली 1 आवर 2 आवर्स है बहुत क्रिटिकल है। अच्छा, आप जिस पल रियलाइज 95-96% टाइम जैसे ही क्राइम होता है, विद इन 30 सेकंड विक्टिम को पता होता है कि क्राइम हो गया मेरे से। विद इन 30 सेकंड्स जैसे ही पैसा दिया, ये तो फ्रॉड था, तुरंत पता पड़ता है। उसके लिए घंटे बाद पता नहीं पड़ता। तो वो चाहे तो तुरंत 1930 पे कॉल करके, यार ये डिस्प्यूट रेस कर रहा हूं मैं, ये फ्रॉडस्टर्स था। उससे पहले नहीं होता उसको रियलाइज, उसके बाद हो जाता है। अब जैसे डिस्टिलर्स का केस है, थोड़ा अलग है कि इसमें तो आप 7 दिन 8 दिन तक फंसे हो और किए जा रहे हो, जैसे डिफरेंट केस। बट जो पेटी क्राइम्स हैं कि आपसे कुछ परचेज करा लिया, बुकिंग हो गई, ये सब तो नॉर्मली आपको तुरंत अंदाजा लग जाता है। या किसी ने कॉल किया कि मैडम आपका रेंट भेज रहा हूँ, लिंक क्लिक कीजिए आपको रेंट आ जाएगा, पिताजी ने आपके बोला और आपने लिंक लिया, पैसे निकल गए, और अरे ये तो आना था, पैसा चला कैसे गया? सो यू नो एट दैट टाइम राइट कि ये तो फ्रॉड हो गया। तो ऐसे केसेस में तो आप तुरंत कॉल करके यदि फ्रीज करा देंगे तो पैसे आपके वापस आ जाएंगे, क्योंकि बैंक जो अदर पार्टी है उसको नोटिस रिलीज करता है कि आपके ट्रांजेक्शन पर डिस्प्यूट रेज है। क्रिमिनल कभी आएगा नहीं, क्योंकि क्रिमिनल के अपने नाम पे थोड़ी ना होता बैंक अकाउंट, वो तो किसी और के नाम का बैंक अकाउंट यूज कर रहा होता है, किसी और के नाम का सिम यूज कर रहा होता है, चोरी का मोबाइल फोन यूज कर रहा होता है, तो उसका अपने नाम पर कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए तो हम उसको नहीं पकड़ पाते आसानी से। तो यदि आपने पैसा ब्लॉक करा दिया तो वो उस अकाउंट से अब कहीं नहीं जाएगा, पैसा अपने आप 21 दिन में वापस आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट सिनेरियो। सो सबसे पहले तो आपने ये करना है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया, जो आरबीआई की गाइडलाइन है कि यदि आप 3 दिन के अंदर बैंक को इन्फॉर्म कर देते हो तो बैंक इज लायबल टू पे यू 100% मनी। 7 दिन के अंदर करते हो तो 50%, 21 दिन के अंदर करते हो तो 25% की लायबिलिटी बैंक की बनती है। अमूमन आप 3 दिन के अंदर कर देते हो। जब आप बैंक को इन्फॉर्म करते हो तो इसमें कैच है। कैच ये है कि गलती जिसकी, लायबिलिटी उसकी। कि गलती आपकी है तो फिर बैंक की लायबिलिटी नहीं है, गलती बैंक की है तो बैंक की लायबिलिटी है। पर 90% टाइम गलती आप ही की होती है। आप खुद ही पैसा ट्रांसफर कर रहे होते हो, बैंक की किसी कमी की वजह से पैसा नहीं निकलता। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि गलती बैंक की ही होती है। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड आपकी जेब में पड़ा है और थाईलैंड में शॉपिंग हो गई। अब आप इस केस में तो तुरंत बैंक को रेज करो कि भाई ये कैसे मिसयूज हो गया। या आपका डेबिट कार्ड आपकी जेब में है और केरल में उसमें पैसे विड्रॉ हो गए एटीएम से। सो इट्स नॉट पॉसिबल। बट ऐसी चीजें होती हैं, कंप्लेंट होती है कि आपका क्रेडिट कार्ड निकल गया, क्योंकि डेटा अलग अलग जगह से लीक हो जाता है। तो ऐसी केसेस में तो बैंक तुरंत आपका पैसा वापस करेगा। इसमें तो क्लियर है कि बैंक की लायबिलिटी है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज होती क्यों है, कार्ड क्लोन हो गया, आपका डेटा लीक हो गया डेबिट क्रेडिट कार्ड का, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में ना ओटीपी की जरूरत नहीं होती परचेज में। यदि आपका डेटा लीक हो गया तो दैट इटसेल्फ कैन बी यूज्ड टू परचेज समथिंग। ये पॉसिबिलिटीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी लाई टोकनाइजेशन की, कि अब किसी भी ऑनलाइन परचेज में यू डोंट नीड टू फिल, जो आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल है वो एज इट इज नहीं जाएगा, उसका एक टोकन बनेगा पहले, और टोकन जाके सेव होगा वेंडर के एंड पर। अच्छा। तो वेंडर के पास आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल नहीं होंगे, उसके पास सिर्फ एक टोकन होगा। वो जो यूनिक नंबर है, जो टोकन बनेगा, वो सिर्फ इसी परचेज के लिए यूज हो सकता है, इसके अलावा नहीं। जो डिटेल्स फिल करते हैं वो उनके पास नहीं जाती हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स उनके पास नहीं जाती हैं। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म में डेटा फिल कर रहे होगे क्रेडिट कार्ड के, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा कि टोकनाइजेशन, इनेबल टोकनाइजेशन। अच्छा। जैसे आप टोकनाइजेशन इनेबल करेंगे तो उसके बाद ये जो डेटा आपने भरा है इसके बेस पर एक टोकन क्रिएट होगा। उस टोकन में एक्सपायरी डेट भी होगी कि ये आप सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन के लिए यूज हो पाएगा, साल भर के लिए यूज होगा, क्योंकि आप रिकरिंग पेमेंट के लिए भरते हो ना उसमें।
या 6 महीने के बाद अपने आप एक्सपायर कर जाएगा, सिर्फ इस वेंडर के लिए टोकन यूज होगा, सिर्फ इस परचेज के लिए यूज होगा। सो दिस इज लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। तो कल के दिन टोकन लीक भी हो गया तो भी वो कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। और एक्चुअल क्रेडिट कार्ड डिटेल तो आपके लिए हुए नहीं क्योंकि वो जाएंगी नहीं। सो ये प्रोविजन भी डाला गया है। बट कई बार लीक हो जाते हैं और उस वजह से वो गलती बैंक की ही मानी जाएगी। सो माय पॉइंट इज कि यदि बैंक की गलती है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कंप्लेन रेज कर दी, पैसा आपका आ जाएगा। पर जब आपकी गलती आपको बैंक बता रहा है, जैसे कि आपने बैंक को तुरंत बताया आपका फ्रॉड हुआ कि साहब मैंने गलती से ओटीपी दे दिया या क्यूआर कोड स्कैन कर लिया, या तो बैंक नॉर्मली आपको बोलता है कि जाइए www.cybercrime.gov.in पे कंप्लेन कीजिए और ये कर दीजिए, पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए, 1930 पे कर दीजिए। यू फॉलो एवरीथिंग एंड इवेंचुअली आफ्टर 7 days यू गेट अ मेल फ्रॉम बैंक कि we have investigated your case, we found it was your mistake, so we are not liable to pay you anything, thank you so much, love you, keep banking with us. बिल्कुल। अब आप उस मेल को पढ़ के सोचते हो कि बैंक ने इन्वेस्टिगेशन क्या किया। जो बैंक बोल रहा है वो तो मैंने ही बता दिया था बैंक को कि मेरी गलती है। पर इसके बाद तो बैंक ने कुछ किया नहीं कि भाई मेरा पैसा कहाँ गया। एक्चुअली बहुत हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं, बहुत हेल्पलेस, एंड देन यू फील आप तो कुछ नहीं कर सकते। 99% टाइम यही होता है और लोगों का पैसा नहीं आता। पर मैं इसमें थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करता हूँ। मेरा मानना यह है कि जब भी आपसे गलती हुई होगी वो क्रिमिनल का पहला अटेम्प्ट नहीं था। अब मुझे ये देखना है कि जो इससे पहला अटेम्प्ट था उसमें किसकी गलती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं सिचुएशन बताता हूँ। आपको इंश्योरेंस कंपनी का कॉल आया कि मैं फलाने इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, ये आपका इंश्योरेंस नंबर है, ये आपका लास्ट प्रीमियम था, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, पैन कार्ड है, एड्रेस है। सबको पता होता है जिस कंपनी से करा रखा है। एग्जैक्टली उसको यही मेरा पॉइंट है। एग्जैक्टली ये मैं जानबूझ के इसलिए बता रहा हूँ, यही मेरा पॉइंट है कि उसने आपको सारी चीजें बताई। हाँ, अब मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि उसके बाद वो बोलेगा कि अरे आपका तो 45 लाख का डिविडेंड पड़ा हुआ है, तो आप क्लेम क्यों नहीं कर रहे, लैप्स हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, अभी क्लेम कीजिए, विल हेल्प यू, वरना लैप्स हो जाएगा, मार्च आने वाला है। अब आपने उनके कहने पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली और आपके सारे पैसे निकल गए। अब आपने इंश्योरेंस कंपनी को फोन किया तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट, अरे वो तो गलती आपने की थी, व्हाई डिड यू इंस्टॉल एप्लीकेशन, वाज योर मिस्टेक, वी आर नॉट लायबल टू पे एनीथिंग। बिल्कुल। अब मैं यही केस जब पुलिस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा तो इसका फ्लेवर थोड़ा सा ऐसा होगा। मैं कहूँगा ठीक है, विक्टिम ने गलती की, उसने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, पर उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको कॉलर ने ये चीजें बताई। हाँ। और ये चीज सिर्फ विक्टिम को पता थी या इंश्योरेंस कंपनी को पता थी? ये चीज विक्टिम ने तो बताई नहीं कॉलर को। तो जरा इंश्योरेंस कंपनी बताए कि ये कैसे पहुंची क्रिमिनल तक, किसकी गलती? कंपनी की गलती होगी, क्योंकि मुझे खुद लगता ये एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूं ना इतनी आसानी से। नोबडी थिंक्स लाइक दिस। जैसे आप ये सोचोगे तो आपको समझ आता है कि गलती मेरी अकेली नहीं है, गलती तो सामने वाले की भी है। मेरा डेटा आपके पास पहुंचा कैसे? और यदि आपने ये गलती एस्टैब्लिश कर दी तो पैसा आपका आएगा, फिर तो गलती उसकी है। ये जो आपने केस बताया कि 188 करोड़ वाला जो मैंने वापस कराया था, जो आपने वापस कराया था, इसी पॉइंट पे कराया था। और जर्मनी का जज था, इट वाज इन जर्मनी, जो केस वहां का था। मैंने आर्गुमेंट किया, मैंने कहा बैंक की गलती है क्योंकि बैंक के ईमेल से मुझे ईमेल आई है और बैंक का ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लाइंट नहीं है। यदि बैंक की ईमेल आईडी से मुझे ईमेल आएगी तो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा। ट्रस्ट करेंगे, बिल्कुल। सो आपने थोड़ा सा डीप डाइव करना होता है, एंड नॉट मेनी पीपल डू दैट। और इसीलिए वो गिव अप कर देते हैं कि अरे हमारी गलती है, अब क्या कर सकता है। कई बार हमें बताने वाले लोग भी नहीं होते हैं ना सर, तो ये बता रहे ना इसीलिए तो। अच्छा, एक चीज़ और, अभी आपसे जब डिस्कस कर रहे थे आपने कहा कि ये जो क्राइम की हम बात कर रहे हैं, साइबर क्राइम, ये मामला और आगे बढ़ गया है। अब सिर्फ इतना मामला नहीं रह गया है कि भाई डिजिटल अरेस्ट वाला मामला नहीं है, ये इस तरह के छोटे मोटे क्राइम से कहीं आगे बढ़ गया है। अब किस दिशा में जा रहे हैं आपने कभी, हाँ मैं बताता हूँ, आपने कभी सोचा कि जब हमने डेटा की बात की कि आपका इस हद तक डेटा ये एप्लीकेशंस ले रही हैं कि आपका हेल्थ रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडियोलॉजी, आपके एप्लीकेशन के पैटर्न, यूजर्स पैटर्न, ब्राउजर हिस्ट्री, सब कुछ ले रही। कौन कौन सी वेबसाइट देखते हो, कब VPN यूज करते हो, कब बिना VPN के करते हो, कौन सा प्रॉक्सी क्या कहते हैं इनकॉग्निटो मोड में क्या करते हो, ये डेटा क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? क्या वो आपको कुछ चीजें बेचना चाहते हैं इसलिए ले रहे हैं? ऐसा नहीं है। वो इस डेटा को लिए बिना भी चीजें आपको बेच सकते हैं और बेच रहे थे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, कैसे बेच रहे थे, जो वहां से स्टार्ट किया था मैंने कि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ। बचपन से लेकर आज तक जो डेटा हम कंज्यूम किया करते जा रहे हैं, उस डेटा का हम प्रोडक्ट है। तो रजनीश ओशो बोलते थे कि भाई सुबह से शाम तक यदि मुझे टीवी पे एक साबुन का ऐड आएगा, लक्स साबुन, तो मैं दुकान पे जाके वही मांगता हूँ। वो होता ही है, क्योंकि आपके ब्रेन को ट्रेन कर दिया।
करेक्ट। अब ये चीज तो टीवी के टाइम से हो रही है, ये तो बहुत समय से हो रही है। ये सारा डेटा इतना क्यों ले रहे हैं लोग? तो सिर्फ बेचने की बात होती कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है एंड आई नीड टू शो यू द एडवर्टीजमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू योर नीड, तो इस डेटा की जरूरत नहीं थी। इस डेटा की जरूरत है क्योंकि वो आपको कंट्रोल करना चाहते, बिकॉज उनको पता है कि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। यदि उनके पास ये डेटा है तो फिर आपके एस्पिरेशंस, आपके इच्छाएं, आपके डर, आपकी ख्वाहिशें, आप कौन सी फिल्म देखोगे, कौन सा खाना खाओगे, कौन से कपड़े पहनोगे, सब कुछ वो डिसाइड करेंगे। अब तो इन्फ्लुएंस भी नहीं करना है, अब तो डिसाइड करना है, ये वही करेगा। पॉलिटिकल डिसीजंस, आपके रिलीजियस डिसीजन, आई विल डिसाइड। और सारे डेटा उन्होंने कंसर्न पार्टी तक जाएंगे। ये ज्यादा बड़ा खतरा है। आपको रियलाइज भी नहीं होगा और आप पपेट बन गए हो, और आप बन चुके हो। आज भी हम सटल तरीके से ऑलरेडी कंट्रोल्ड है इस डेटा के थ्रू, और हमें रियलाइज नहीं होता। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हम बहुत स्मार्ट है, कोई नहीं है। आप जब गूगल पे सर्च करते हैं कि मुझे एक कार खरीदनी है, तो कोई दुनिया के किसी कोने में डिसाइड कर लेता है कि इसको ये वाली कार बेचनी है। क्यों? क्योंकि उसने ठेका ले रखा है वो कार का बेचने का, और उसको आपके बारे में सब कुछ पता है। उसको पता है कि आपकी पिछली कार क्या थी, उसको पता है कि आपकी नीड क्या है, उसको पता है कि आप किस सेगमेंट में लाइक करते हो, तो वो एक प्रोडक्ट की ओर आपको पुश करना शुरू करेगा। तो उसके बाद आप जो भी वीडियो देखोगे, ब्लॉग्स देखोगे, कंपैरिजन शीट वगैरह देखोगे, यू विल इवेंचुअली बी पुश टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और बड़े लॉजिकली पुश होगा, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है, क्योंकि वो लॉजिकली सोचते हैं। उनको मैं लॉजिक दे देता हूँ, हाँ एवरीथिंग इज राइट। अब वो लॉजिकल जो लॉजिक है वो लॉजिक है, वो इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते। सो वो इवेंचुअली उस प्रोडक्ट की ओर इन्फ्लुएंस हो जाएगा, क्योंकि उसको लॉजिकली कन्विंस्ड है, और उस प्रोडक्ट को 2 हफ्ते के बाद खरीद लेगा। जब वो प्रोडक्ट खरीद लेगा तो वो दूसरों को क्या बोलेगा कि मैंने 2 हफ्ते रिसर्च की एंड देन इवेंचुअली आई कंक्लूडेड दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, यही बोलेगा। उसको अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसको ये प्रोडक्ट पुश किया गया है, उसका डिसीजन ये है ही नहीं। तो ये चीज ऑलरेडी हमारे साथ हो रही है। आज आप ओटीटी पे क्या देखते हो, वही देखते हो ना जो आपको पहले रील में कहीं दिखा दिया जाता है, सीड किया जाता है। जब पहले हम जब तक सीड नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में थॉट नहीं आता। या आप स्पेन घूमने कब जाओगे? यदि मैं आपकी जिंदगी में अभी कुछ ऐसा कर दूं कि आपकी नेक्स्ट ईयर का टारगेट बन जाए कि मुझे स्पेन ही जाना है, आई कैन क्रिएट दैट। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपके बच्चों को, आपके फैमिली में अभी स्पेन के बारे में ऐसे पॉजिटिव वीडियोस और ये दिखाऊंगा कि ये तो फोमो क्रिएट कर दूंगा कि यदि आप वहां नहीं गए। और होता है। सो ये हो रहा है। ये कह रहा हूं कि यदि आपका डेटा, सो व्हेन यू आर वॉचिंग 16 आवर्स अ डे जो आप कंटेंट देखे जा रहे हो, वो आप नहीं देख रहे हो, वो आपको दिखाया जा रहा है, एंड देन दे विल स्टार्ट कंट्रोलिंग योर ब्रेन थ्रू दोस डेटा पॉइंट्स। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ सवाल ऐसे पूछना चाहूँगी जो लोगों के दिमाग में है कि इस तरह की चीज़ें कितनी सुरक्षित हैं। जैसे QR कोड है, आज की डेट में 10 रुपये का भी पेमेंट करना होगा ना, तो हम उसी से कर रहे होते हैं। वो कितना सुरक्षित है, हमें करना चाहिए या नहीं? QR कोड से बहुत फ्रॉड होता है। अभी मैं यूके में था, लंदन में, तो वहाँ पे पार्किंग लॉट पे QR कोड होता है। वहाँ पे आप एडवांस में पार्किंग फी पे करते हो, फिर स्लिप निकलती है तो वो आप गाड़ी में लगा देते हो। तो किसी ने वो QR कोड चेंज किया और वो कई सारे लोगों के पैसे गलत अकाउंट में चले गए और ज़्यादा पैसे चले गए। इंडिया में भी हुए अभी ऐसे केसेस QR कोड मैनिपुलेशंस के। सो QR कोड आजकल हम इतनी जगह यूज़ करते हैं। विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज है तो QR कोड है, मूवी टिकट है तो QR कोड, बोर्डिंग पास तो QR कोड, होटल का मेन्यू कार्ड है तो QR कोड है, वाईफाई है तो QR कोड है, पैसा तो QR कोड है। सो देयर आर सो एडवर्टीजमेंट तो QR कोड। सो QR कोड सब जगह QR सब कोड जगह है। अब आपको नहीं पता कि किसी ने QR कोड मैनिपुलेट कर दिया और आपने कुछ इंस्टॉल कर लिया, जैसा मैंने आपको सिचुएशन बताई, तो आप गए। हाउ डू यू नो दिस? तो इसके लिए मैं एक ऐप सजेस्ट करूंगा, और आपने सही समय पे सवाल पूछा। जो 5 कॉमन अटैक वेक्टर हैं जिससे आप अभी लुटते हो, वो है QR कोड, लिंक, एप्लीकेशन, OTP एंड वाईफाई। यही 5 है। So I am recommending a very strong, very powerful app, Mobi Armor here. Mobi Armor, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसमें ये 6 चीज़ों से प्रोटेक्शन के प्रोविजंस हैं। So if you scan any QR code through this app, it will take it to a sandboxing environment, और ये आपको रेड ग्रीन करके बता देगा ये सेफ है अनसेफ। ये QR कोड
कैमरा तो नहीं ऑन करने आया था, आपके फ़ोन में कुछ इंस्टॉल करने तो नहीं आया था, आपका डेटा चुराने तो नहीं आया था, या पेमेंट क्या है तो कितना पेमेंट जा रहा है, इससे किसको जा रहा है, मतलब आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा एंड देन इट विल क्लियरली टेल यू कि ये सेफ है अनसेफ। लिंक स्कैनिंग जो हमारे अंदर आदत डालनी है मुझे, आप गूगल पे सर्च करते हो दिलजीत दोसांझ टिकट, आपको 4 लिंक आया, आपने उसमें पेमेंट कर दिया और टिकट आपको आया नहीं। आपको कैसे पता है लिंक ऑथेंटिक था? लोग लुटे। आपने गूगल पे सर्च किया क्रूज बुक करना है मुझे सिंगापुर का, जो आया आपने पेमेंट कर दिया, पहुंचे सिंगापुर तो कोई क्रूज ही नहीं हुआ। आपने अभी अयोध्या में कोई आश्रम की वेबसाइट थी, लोगों ने बना दी और दे डिडंट नो कि ये है ही नहीं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये कि हम हमारे सही जगह डे टू डे फ्रॉड है। आप गूगल पे सर्च करके जो भी लिंक या नंबर पे पहुंचते हो एंड उस पर आप ट्रस्ट कर लेते हो। हाँ बिल्कुल। तो मोबी आर्मर के अंदर लिंक स्कैनिंग फैसिलिटी है। अच्छा, कोई भी लिंक, यदि आपको आरटीओ का लिंक आ गया चालान दो, अब आपने क्लिक करके पे कर दिया, आपको कैसे पता ये फ्रॉड नहीं था? सो कॉपी दैट लिंक, मोबी आर्मर के थ्रू स्कैन करो, वो लिंक ले जाएगा सैंडबॉक्सिंग इन्वायरमेंट में 16 ब्राउजर में रन करके आपको बता देगा कि ये सेफ है अनसेफ है, ये लिंक क्लोन्ड तो नहीं है, ये मैरियट होटल का क्लोन लिंक तो नहीं है, लेमन ट्री का क्लोन लिंक तो नहीं है, ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, पैसा चुराने तो नहीं आया, ये आपके डेटा चुराने तो नहीं आया, ये मैलिशियस तो नहीं है। इट विल गिव यू क्लियर पिक्चर एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू शुड फॉलो इट और नॉट। थर्ड, एप्लीकेशन, जो मैंने आपको बोला कि आपके फ़ोन में मैं किसी भी तरीके से एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दूं। अभी आपको पता है वेडिंग कार्ड की नाम पर एपीके फाइल इंस्टॉल कराई गई और पैसे निकले लोगों के। वेडिंग कार्ड नाम से आती थी और वो इस एक एपीके फाइल होती थी। एपीके फाइल इज अ पैकेज फॉर एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन। तो वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन फाइल होती है, तो वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है और उससे आपका ओटीपी चले जाते हैं, पैसा चला जाता है। तो आप एप्लीकेशंस, बच्चे को फोन दे दिया, उसने 5 मिनट में 10 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी। हाँ, आपने गेम खेल रहे पेरेंट्स होते हैं, को हाँ। नई आइडिया है कि उन्होंने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, दे डू नॉट नो कि यार ये एप्लीकेशन ऑथेंटिक है नहीं है, सेफ है अनसेफ, उसका कोई आइडिया नहीं उनको। तो मोबी आर्मर आपके फोन में जितनी एप्लीकेशन है उसको स्कैन करके आपको बता देता है कि इस एप्लीकेशन की सिक्योरिटी रेटिंग ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, रेड ग्रीन ऑरेंज। ग्रीन है तो सेफ है, रेड है तो आप तुरंत अनइंस्टॉल करें क्योंकि खतरा है, उसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है, और ऑरेंज है तो बताएगा क्यों ऑरेंज है, क्योंकि ये कुछ ऐसी परमिशन ले रहा है जो यदि ये डेटा क्रिमिनल के हाथ में पहुंच गया तो रिस्की हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लोन ऐप्स जितनी थी हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते थे, मान के कि प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हैं, क्रेडिबल होंगे, तो लोग उससे लुटे। स्क्रीन शेयरिंग ऐप होती है, टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं पर उससे लोग लुट जाते हैं। तो यदि मोबी आर्मर आपके फोन में होगा, वो टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क भी इंस्टॉल नहीं करने देगा। अच्छा, इन तीनों को नहीं? वो कहेगा आप ये रिस्क है, स्क्रीन शेयरिंग ऐप इज वेरी क्रिटिकल। थर्ड, आपका बच्चा कोई गेम इंस्टॉल करता है और उस गेम के अंदर चैट फैसिलिटी है कि वो दूसरे गेमर से बात कर सकते हैं, जैसे पबजी गेम है, रोब्लॉक्स गेम है, सबके अंदर चैट फैसिलिटी है। वो चैट कर करके क्या क्या हो गया इंडिया में पता ही आपको। अब आप अपने बच्चे को रोड पर एक अननोन आदमी से बात नहीं करने दोगे, यार अनसेफ है, पर उसके हाथ में फोन दे रखा है, वो लाखों लोगों से बात कर सकता है, सारे अननोन है। बिल्कुल है मेरी बेटे को खुद लगता है कि इतने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, 1000 फ्रेंड्स हैं, कौन है फ्रेंड्स पता नहीं कौन है, उनसे बातचीत कई बार जो है हो रही होती है। तो ये उसके अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 40% बड़ी एज ग्रुप के लोग होते हैं और उसमें कई सारे क्रिमिनल होते हैं। क्रिमिनल्स को पता है यदि किसी का फोन हैक करना है तो गेम्स के थ्रू आसान है, क्योंकि बच्चे तो गेम इंस्टॉल कर ले, बिल्कुल, तो वो मैलिशियस गेम बनाएंगे या उसमें परमिशन ऐसे ले लेंगे या डेटा चुराने के लिए बनाएंगे। तो कई सारे गेम सिर्फ डेटा चुराने के लिए बनाए जाते हैं, कई सारे गेम सिर्फ फ्रॉड के लिए बनाए जाते हैं, और वो फिर वो अलग अलग चैनल के थ्रू प्रमोट किए जाते हैं, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जो आप इंस्टॉल कर लेते हो, एंड फिर नुकसान तो पेरेंट्स के होता है। तो मोबी आर्मर विल गिव यू दैट वार्निंग ऑल्सो कि ये गेम चैट फैसिलिटी है, वार्निंग। अच्छा, फ्री वाईफाई, हाँ वही आगे चौथा पांचवा वही था। यदि आप किसी फ्री वाईफाई को इस्तेमाल करते हैं, मैं और आप एक ही वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तो मैं आपके मोबाइल का डेटा देख सकता हूँ कि आप क्या वेबसाइट वगैरह एक्सेस कर रहे हैं, वो भी रिस्क है। तो वो ना हो इसके लिए क्या करें, मोबी आर्मर में है वाईफाई सिक्योरिटी का ऑप्शन, उसमें क्लिक करेंगे तो बता देगा ये वाईफाई सेफ है अनसेफ है, और यदि किसी ने वो वाईफाई हैक कर रखा है तो बता देगा इसने हैक कर रखा है, ये उसका आईपी एड्रेस है। यदि किसी ने वाईफाई हैक कर रखा है तो वो आसपास ही होगा, वो दूर बैठ के नहीं कर सकता, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो वहीं जाके पकड़ लेंगे या पुलिस को तुरंत पकड़ लेंगे। जैसे होटल्स के अंदर लोग करते हैं, लॉबीज में करते हैं, कैफेज में करते हैं, एयरपोर्ट पे भी मैंने देखे, तो जहाँ पर
उनको पता है कि मैं डेटा चुरा सकता हूँ क्योंकि एक ही वाईफाई से सारे कनेक्टेड है. You'll have to be little extra cautious. अच्छा, व्हाट्सएप को कितना सुरक्षित माना जाए? देखिए, मैं किसी भी सुरक्षा और असुरक्षा के लिए एक प्रोसेस बताता हूँ. सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ, सबसे ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो हैं लोग इसी पर करते हैं. हाँ, तो मैं इंस्टेड ऑफ गिविंग ए बाइनरी आंसर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री दूंगा और फिर आपका कॉल है. सेफ कोई चीज़ एक लेवल तक ही होती है. मतलब जुबान से निकली और दूर तक. हाँ, क्योंकि और एक चीज़ है कि आप कोई भी डेटा जो ये मान के डाल देते हैं ना कि ये तो सेफ है, हाँ. और उसमें तो कुछ भी मैं शेयर कर सकता हूँ, बड़ा रिस्क बन जाता है. टीनेज बच्चे हैं जो अपनी कुछ ऐसे वीडियोस बना लेते हैं या इमेज बना लेते हैं, अरे आईफोन है, सेफ है, फंसते हैं. फिर डेटा निकलता है, उसके तरीके निकालने के, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी फ्री एप्लीकेशंस हैं जो डेटा ले रहे हैं. तो आपको पहले जानना होगा कि इस फ़ोन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खिड़की बना के बैठे हैं. दूसरी चीज़, जिस चीज़ पर भी हम ट्रस्ट कर रहे हैं, जब आपने सुना होगा 2019 में एक वायरस आया था पेगासस करके, हल्ला हो गया कि भाई व्हाट्सएप पे मिस कॉल आएगा और आईफोन हैक हो जाएगा. यही था. मिस कॉल किस पे आ रहा है? व्हाट्सएप पे. हैक क्या हो रहा है? आईफोन पूरा. तो सामने वाला आपके कॉल भी सुन सकता है, आपके मैसेज भी देख सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है. NSO ऑर्गेनाइजेशन, इजराइल की एक कंपनी, उसने बनाया था, आज भी है, बेचते हैं वो लोग. तो आप ये कैसे मान गए कि व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल आएगा और आईफोन हैक हो जाएगा? और ये चीज़ व्हाट्सएप को नहीं पता है. NSO ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया को बेचा एक टूल, सारे गवर्नमेंट्स को बेचा, और हर किसी को कह के ही बेचा होगा कि साहब कैसे हैक होगा? अरे व्हाट्सएप पे मिस कॉल करना, पूरा फ़ोन हैक हो जाएगा. ऐसे तो ना बोलोगे कि नहीं बताएंगे कैसे हैक होगा. तो जब सबको पता था तो व्हाट्सएप को क्यों नहीं पता था? और 2016 से 2019 तक ये लगातार बेचते रहे. और जब ये हल्ला हो गया कि साहब व्हाट्सएप तो अनसेफ है और ऐसे तो हो रहा है, तो लोगों ने तुरंत दूसरे ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म पे मूव करना शुरू कर दिया. किस पे गए? सिग्नल पे गए, टेलीग्राम पे गए. आज भी कई सारे मुझे जर्नलिस्ट मिल जाते हैं, सिग्नल पे बात करते हैं. आ जाओ सिग्नल, देखना, आप चेक कर लेना. आप गूगल कीजिए जरा, सिग्नल का फाउंडर कौन है. सिग्नल किसने बनाया? ब्रायन एक्टन, वही जिसने व्हाट्सएप बनाया. किस मुगालते में जी रहे हैं हम लोग? गूगल कीजिए, देखिए, व्हाट्सएप जिसने बनाया उसी ने सिग्नल बनाया. और हम कह रहे हैं सिग्नल तो सेफ है, व्हाट्सएप सेफ नहीं. तो यदि ये सेफ है तो फिर वो भी सेफ है, और यदि अनसेफ है तो फिर वो भी अनसेफ है. क्योंकि बनाने वाला तो एक ही है और इंटेंशन किसी की आप क्या जानते हो. सो इसलिए मुझे थोड़ा सा सब्जेक्टिवली बताना था इस चीज को. ऑब्जेक्टिवली बताऊंगा तो खतरा हो जाएगा. तो कुल मिला के है कि बहुत ज्यादा भरोसा करना बहुत ठीक नहीं है, किसी पे ठीक नहीं है. ना. अपने अंदर ही चीजों को रखे तो ज्यादा बेहतर है. एट द एंड ऑफ द डे इट इज फ्री. फ्री है. अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइए कि जो हमारा फ़ोन है, अक्सर हम अपना फ़ोन चेंज करते हैं, साल 2 साल 3 साल डिपेंड करता है. इसमें बहुत सारा डेटा होता है. कंपनीज कहती हैं कि एक्सचेंज में हम पुराना फ़ोन ले जाएंगे और आपको नया फ़ोन दे देंगे. हम उसे फैक्ट्री रीसेट भी कर देते हैं. क्या ये सही है? क्योंकि जो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आपका सारा डेटा रिट्रीव हो सकता है. बिल्कुल. तो हम क्या करें? देखिए, डिलीटेड डेटा रिकवर होता है. हाँ. तो सिंपल फॉर्मेट्स के अलावा एक और प्रोसेस आता है, क्लीन अप प्रोसेस बोलते हैं उसको. अच्छा. जिसके थ्रू फोन को प्रॉपरली क्लीन अप किया जाता है. मल्टीपल टाइम फॉर्मेट्स भी करते हैं. कुछ डिवाइसेस हैं जो उसको क्लीन अप करती हैं. उसके बाद रिट्रीव नहीं हो पाता या चांसेस 0.1% रह जाते हैं. तो यू आर सेफ. यदि आपने एक बार ही फॉर्मेट किया है तो चांसेस हैं कि कुछ परसेंटेज डेटा रिकवर हो जाएगा. तो इस वजह से ये रिकमेंडेशन होती है कि अपना जो पुराना फ़ोन है किसी को एज इट इज़ देने से पहले क्लीन अप कर ले. क्योंकि कल के दिन कोई डेटा रिकवर हुआ और आपके खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो भारी पड़ जाएगा. दूसरा, हम कई बार सेकंड हैंड फ़ोन खरीदते भी हैं, तो उसका भी रिस्क होता है. तो उसके लिए भारत सरकार की एक वेबसाइट है, sancharsaathi.gov.in. उस पर 6 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं. उसमें एक तो है कि आप ये चेक कर सकते हैं किसी भी फ़ोन का IMEI डाल के कि ये फ़ोन चोरी का तो नहीं है, ये किसी क्राइम में तो इस्तेमाल नहीं हुआ है. तो उसमें आप कभी भी कोई सेकंड हैंड फ़ोन खरीद रहे हैं तो आप उस पर चेक कर लें. अच्छा. दूसरा, उस वेबसाइट पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आप के आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड चल रहे हैं. हो सकता है कि आपका आधार कार्ड किसी ने मिसयूज करके सिम कार्ड इशू और हमें खुद भी ना और आपको पता ही ना, और कल के दिन आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए. तो आप उस पर जाएं, उस पर एक ऑप्शन है tafcop.sancharsaathi.gov.in, और वहाँ पे आप आधार से लॉगिन करेंगे, वो आपको बता देगा ये 6 सिम कार्ड आपके नाम से चल रहे हैं, और आपको लगे यार ये 3 तो मैंने लिए ही नहीं थे, तो वहीं जाके आप ब्लॉक कर दो, वही ब्लॉक हो जाएगा. सिंपल. तीसरा उसमें ऑप्शन है कि यदि आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो आप थाने में जाते हो रिपोर्ट लिखाने, फिर कहते हो फ़ोन तो अब मिलेगा नहीं. sancharsaathi.gov.in पे लॉस्ट फ़ोन के लिए कंप्लेंट पोर्टल है.
अच्छा। आप उस पर तुरंत कंप्लेन कर दें, जैसे ही आप कंप्लेन करेंगे वो फ़ोन ट्रैकिंग में लग जाएगा। यदि वो फ़ोन ऑन होता है या रिकवरी में आता है किसी नेटवर्क में किसी दूसरे सिम कार्ड के थ्रू, तो आपको तुरंत अलर्ट आ जाएगा कि ये फ़ोन यहाँ पाया गया है, और उसके बाद पुलिस उसको रिकवर कर लेगी। आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो पता कर सकते हैं कि करीब 14 लाख फ़ोन पिछले साल रिकवर हुए। अच्छा। करीब 18 लाख की कंप्लेन हुई थी, 14 लाख रिकवर भी कराए गए। लोगों को पता ही नहीं है। आप जाइए उस पर कंप्लेन कीजिए। लोग जैसे हम तो मान के चलते फ़ोन क्या गायब फ़ोन तो गया? फिर नहीं मिलेगा। हाँ। तीसरा उसमें एक और ऑप्शन है, चौथा पांचवा, जो है कि आपको कोई परेशान कर रहा है, इंटरनेशनल नंबर से कर रहा है, तो उसमें स्पेशल सेक्शन है, उस इंटरनेशनल नंबर को वहां कंप्लेन में डाल दीजिए, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो इंडिया में कॉल नहीं कर पाएगा। इस तरह से और भी 2-3 अच्छे ऑप्शंस हैं। तो ये sanchaarsathi.gov.in में इंडोर्स कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का पोर्टल है। ये सर्विसेज सबको पता होना चाहिए, काफ़ी हद तक आपको बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, यहाँ आने के लिए। बातें तो आपसे बहुत सारी हो सकती, इतने सारे अभी भी सवाल हैं जो मैं आपसे पूछ नहीं पाई हूँ, लेकिन बातचीत बहुत लंबी हो गई है। अगला पॉडकास्ट आपके साथ फिर करेंगे। लेकिन कुल मिला के मुझे जो एक बात जो मैंने गांठ बांध लिया वो ये है कि भरोसे पे दुनिया चलती है, लोग कहते थे, लेकिन नो ट्रस्ट पॉलिसी या नो ट्रस्ट मॉडल को अपनाएंगे तभी आप आज की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रह पाएंगे, आपका डेटा सुरक्षित रह पाएगा और आप इस तरह के साइबर फ्रॉड से बच पाएंगे। बोले भारत के आज के पॉडकास्ट में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।